तो लेके आ गया हूं आप सभी लोग की डिमांड पे योगा सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर हम लोग एंटायर योगा के पोर्शन को कवर अप करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आप लोग का सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस, और इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो तो आप लोग के जो पेपर है थ्योरी पेपर, वो 50 मार्क्स का है। इसमें से जो 50 मार्क्स है मेनली 40 मार्क्स आप लोग के पार्ट बी से आप लोग को मिल रहा है, यूनिट 1, 2 और 3, जिसमें आप लोग को 40 मार्क्स मिल रहे हैं, और 10 मार्क्स का आप लोग का ये 5 यूनिट है जो कि बच्चों वाले टॉपिक के बेसिस पे। अगर इसको आप लोग दिमाग से भी सॉल्व करके आ जाओ तो काम हो जाएगा, लेकिन यार नंबर यहाँ पे आप लोग के कट सकते हैं अगर आप लोग को ये टॉपिक ना मालूम हो तो टेंशन ना लो, सारी चीजों को कवर अप करेंगे। सबसे पहले इन 3 यूनिट को कवर करते हैं, उसके बाद ये पोर्शन को मैं कवर करा दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द योगा एंड योगिक प्रैक्टिस। जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 26 बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाली है। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आप लोग को पढ़ना है उसका नाम है कि आखिर षटकर्मा क्या चीज होता है। षटकर्मा बेसिकली 6 क्लींजिंग टेक्निक होती है योगा के अंदर, जिसको हम लोग शुद्धि क्रिया के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली आपकी बॉडी को प्योरीफाई करने का काम करता है इंटरनली। शतकर्मा के अंदर जो शत वर्ड दोस्तों उसको 6 कहा जाता है, और कर्मा मतलब होता है एक्शन या फिर टेक्निक्स। तो दोस्तों 6 क्लींजिंग मेथड्स आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू आप लोग डिफरेंट योगिक क्रियास करोगे, जिसके थ्रू अपनी बॉडी के अंदर से इंप्योरिटीज को आप लोग रिमूव कर सकते हो डिफरेंट बॉडी पार्ट से। अब चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, या कोई और डिफरेंट टाइप का बॉडी पार्ट। तो जैसे मैंने आप लोग को अभी समझा दिया कि आखिर शतकर्मास क्या होता है, तो बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले समझे भी ना कि 6 शतकर्मा होते हैं। अब ये कौन कौन से शतकर्मास आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं और इसके ऊपर आप लोग को क्या क्या चीज बेस देखने को मिल रही है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है कपालभाति, जिसको स्कल शाइनिंग ब्रीथ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फॉर्म का प्राणायाम होता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों त्राटका, जिसके अंदर आप लोग अपनी आंखों को प्योरीफाई करने का काम करते हो। नेक्स्ट होता है दोस्तों नेति, जिसके थ्रू अपने जो नेजल पैसेज है उसको क्लीन करने का काम करते हो, मेनली नाक को साफ कर रहे हो। नेक्स्ट होता है दोस्तों धोती, इसके अंदर आप लोग अपने स्टमक और जो आपका फूड पाइप है उसको आप लोग क्लीन करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट होता है नौली, जिसके अंदर आप लोग अपने एब्डोमिनल मसल को एक किस्म से मसाज करने का काम करते हो। रामदेव बाबा को आप लोगों ने देखे होंगे एक पेट की एक्सरसाइज करते हुए, वो यहाँ पे आप लोगों को करना है। और लास्ट होता है बस्ती, जिसके अंदर आप लोग लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करते हो। तो ये है आप लोग के 6 शतकर्मास, याद रखना है। अब चलिए समझ लेते हैं कि आखिर क्या पर्पस होता है दोस्तों शतकर्मा का। तो मेन पर्पस जो होता है दोस्तों शतकर्मा का वो ये होता है, जिसके थ्रू आप लोग अपने बॉडी के अंदर के दोष को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रख पाते हो। मतलब वत, पित्त और कफ, ये जो क्लींजिंग प्रोसेस होता है दोस्तों एक्चुअल में इंप्रूव करता है आपकी बॉडी के अंदर के केमिकल फंक्शनिंग को, जिससे कि बॉडी, माइंड और आपकी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन है वो सब रिमूव हो पाए, और आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड हो पाती है। और ये सभी के सभी प्राणा के थ्रू आप लोग को देखने को मिलते हैं, इदा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू। अब आखिर इसको करने से आपको मिल रहा क्या है, आपकी जो बॉडी है वो प्योरीफाई हो रही है, हेल्दी हो रही है, और आप लोग डिफरेंट टाइप की योगिक प्रैक्टिस जो कि एडवांस फॉर्म के जो होते हैं उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। साथ में आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन को रिमूव कर रही है, इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रही है। ये करके आप लोग प्राणा को बैलेंस कर सकते हो थ्रू नाड़ीज, और अपनी बॉडी को आसन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे प्राणायाम हो या फिर मेडिटेशन। दोस्तों जो सबसे पहला आप लोग का शतकर्मा होता है इसका नाम है कपालभाति। अब कपालभाति में जो कपाल वर्ड है बेसिकली इसको स्कल कहते हैं, भाति मतलब शाइनिंग, इसको हम लोग स्कल शाइनिंग ब्रीथ के नाम से भी जानते हैं। कपालभाति बेसिकली रेस्पिरेशन सिस्टम को और ज्यादा बेटर बनाने का काम करता है। कपालभाति वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लींजिंग क्रिया होती है दोस्तों, जिसके अंदर आप लोग फोर्सफुली एक्सेल करते हो, सांस धीरे धीरे अंदर लेना और बहुत तेजी से छोड़ना है। ये आप लोग को इसके अंदर करना रहता है, वो भी प्रॉपर रिदम के साथ। अगर आप लोग ये करते हो तो इसके थ्रू आपको जो बेनिफिट मिलता है दोस्तों, आपका ब्रेन फंक्शनिंग बेटर हो जाता है, रेस्पिरेशन पैसेज आप लोग का क्लीन हो जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस अगर जमा हो चुका है लंग्स में, तो वो आप लोग उसको रिमूव कर सकते हो। ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, बॉडी को काम डाउन करता है, एसिडिटी, गैस, साइनस जैसी प्रॉब्लम को ठीक करता है, मेंटल अलर्टनेस के साथ साथ आपकी बॉडी को एनर्जी भी देने का काम करता है। प्रिकॉशन क्या क्या रखना है दोस्तों, जिनको भी स्लिप डिस्क जैसा प्रॉब्लम है दोस्तों उनको ये नहीं करना है। अगर इसको बहुत ही सीवियर अस्थमैटिक प्रॉब्लम है तो उसको भी नहीं करना है। और दोस्तों अगर आप लोग को पीरियड्स आ चुके तो उस दौरान आप लोग को ये नहीं करना है। नेक्स्ट होता है दोस्तों जिसका नाम है त्राटका। तो त्राटका बेसिकली याद रखना दोस्तों योगिक क्लींजिंग प्रैक्टिस होती है, जिसमें आप लोग अपनी आंखों को क्लीन कर रहे हो। बेसिकली किससे रिलेटेबल है, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द आई से। बेसिकली करना क्या रहता है, एक आप लोग को मोमबत्ती जला लेना है यहाँ पे कैंडल, और उसको कंटिन्यूअसली देखते रहना, वो भी बिना आंख को झपकाए। इससे होगा कि आपकी आंखों के अंदर से पानी निकलने लग जाएगा और आपकी आंखें साफ हो जाएगी। तो याद रखना बिना ब्लिंक करे आप लोग को देखते रहना है जब तक कि आपकी आंखों से पानी ना निकलने लग जाए। अब इसके क्या बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसके थ्रू आप लोग को आई साइट बेटर होता है दोस्तों। मेंटल बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलता है, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन लेवल बॉडी के अंदर बढ़ाना है तो वो आप लोग के लिए हेल्प करेगा, मेंटल स्टेबिलिटी देगा। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट है जो मेडिटेशन करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब ये किसे नहीं करना चाहिए दोस्तों, जिनको
एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम है, और साथ में प्रिकॉशन के साथ बच्चों को कराना चाहिए, अकेले आप लोग को इनको नहीं परफॉर्म कराना है। नेक्स्ट होता है दोस्तों नेति। नेति बेसिकली याद रखना ये है नेजल क्लींजिंग प्रोसेस, जिससे आप लोग अपनी नाक को साफ कर रहे हो, वो भी कुछ इस तरीके से। मेनली याद रखना ये दो फॉर्म में आप लोग को परफॉर्म होते हुए देखने को मिलती है। एक होता है दोस्तों जला नेति, जिसमें आप लोग क्लींजिंग करते हो फ्रॉम लुकवार्म सलाइन वाटर यूजिंग अ नेति पॉट। तो आपको करना क्या है, एक नेति पॉट लेना है और उसको ऐसा एक तरफ से नाक से डालना और दूसरे तरफ से पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। फोटो दिखा दूंगा आप लोग को तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों शूत्र नेति। इसके अंदर आप लोग को क्लींजिंग करना है विद द सॉफ्ट रबर वैक्स थ्रेड के साथ। तो ये दोनों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया जला नेति के बारे में, लुकवार्म वाटर के साथ आप लोग उसको करना है, वो भी सॉल्ट को मिक्स करके। करना क्या है दोस्तों, एक नॉस्ट्रिल से आप लोग को नेति पॉट के थ्रू डालना है, दूसरे से आप लोग को निकाल देना। निकाल देना क्या, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इसके थ्रू एक्स्ट्रा म्यूकस, डस्ट, इंप्यूरिटीज जो है नेजल कैविटी से, वो सभी रिमूव हो जाती है। बेनिफिट की अगर मैं बात करता हूं तो साइनस जैसी प्रॉब्लम को ठीक करता है, कफ जैसी प्रॉब्लम को ठीक करता है, और अगर आपका नेजल ब्लॉक हो चुका है तो उसको भी ठीक करता है। ब्रीथिंग को इफेक्टिव बनाता है, हेडेक को रिमूव करता है, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम को ठीक करता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी ये साफ करने का काम करता है। इन सब के अलावा याद रखना यह आपके रेस्पिरेटरी हाइजीन को भी मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट जो आप लोग का शतकर्मा है दोस्तों, याद रखना वो है धोती। तो धोती के अंदर आप लोग को करना क्या है, आप लोग का जो एब्डोमिनल है और फूड पाइप है उसकी क्लींजिंग करनी है। तो मेन पर्पस क्या है, जितना भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, उन सबको आप लोग को बाहर निकालना है, जो कि प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाए या फिर जमा रह गए आपके पेट के अंदर। बेनिफिट क्या है दोस्तों, एसिडिटी को रिमूव करेगा, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से ठीक करेगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर गैस वगैरह ऐसी बन जाती है दोस्तों, तो उसको ही रिमूव करता है। दोस्तों याद रखना धोती जो है एक किस्म का इंटरनल क्लींजिंग टेक्निक है। जब भी आप लोग उसको कर रहे हो तो प्रॉपर सुपरविजन के साथ ही करिएगा। करने का तरीका क्या है, बस आपको उल्टी करना, मुंह के अंदर हाथ डाल के, हाथ डालिए, उल्टी करिए, उल्टी करिए, उल्टी करिए। नेक्स्ट दोस्तों नौली। नौली बेसिकली याद रखना एब्डोमिनल के एक किस्म से मसाज के फॉर्म में किया जाता है। रामदेव बाबा को कई बार आपने करते हुए देखे होंगे। इसे कहा जाता है मसल्स क्रंचिंग। तो एक एडवांस फॉर्म की योगिक क्लींजिंग टेक्निक है दोस्तों, जिसमें आपको एब्डोमिनल को कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहना पड़ता है, वो भी एक कंट्रोल फॉर्म में। काफी डिफिकल्ट होता है, हर कोई नहीं कर पाता है, काफी डिफिकल्ट होता है, हर कोई इसको इजीली नहीं कर सकता है, बट अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबल हो सकता है करना। सबसे पहला होता है दोस्तों वमानौली, जिसमें आप लोग को लेफ्ट साइड को आइसोलेट करना है। दूसरा होता है दोस्तों मध्यम नौली, जिसमें आप लोग को सेंट्रल आइसोलेशन करना रहता है। और लास्ट होता है आप लोग का दक्षिण नौली, जिसमें आपको राइट साइड को आइसोलेट करना पड़ता है। अगर आप ये रेगुलर करते हैं तो आपका जो एब्डोमिनल रीजन है वो टोन्ड अप हो जाएगा। ये आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन को स्टिमुलेट भी करता है दोस्तों, आपके स्टमक, लीवर और पेनक्रियास को। और जो भी आप लोग के बॉडी के अंदर टॉक्सिन है दोस्तों डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, उसको भी ये रिमूव करता है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एक्सक्रीटरी ऑर्गन को भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है दोस्तों जिसका नाम है बस्ती। तो बस्ती बेसिकली एक योगिक मेथड होती है जिसके अंदर आप लोग को अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करना पड़ता है। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, इसके लिए आप लोग को या तो पानी या फिर बिना पानी के साथ आप लोग इसको यूज कर सकते हो। मतलब क्या, देखो इस तरीके से आपको खड़े रहना है और एक पाइप को आपके बम के अंदर डाल दिया जाएगा और उसके थ्रू पानी डाल के साफ किया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस होती है जिसके थ्रू आप लोग इंटरनल हेल्थ को ठीक करते हो। तो क्या बेनिफिट होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपकी बॉडी के अंदर अगर गैस रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया तो उसको ठीक करेगा, डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करेगा और ओवरऑल डाइजेस्टिव इफेक्टिव बनाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग, जो है योगासन क्या होता है, क्या मीनिंग है, बेनिफिट क्या है, हेल्थ बेनिफिट क्या है। तो योगा की अगर मैं बात करूं तो ये किस्म से एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें आप लोग आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन कराने का काम करते हो। सिंपल वे में कहा जाए तो एक किस्म से फिजिकल एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ को भी ठीक कर रहे हो, ब्रीथिंग टेक्निक्स के थ्रू रेस्पिरेशन जैसी प्रॉब्लम को ठीक करते हो, मेडिटेशन के थ्रू मेंटल पावर को बेटर करते हो। तो मिल क्या रहा है इसके अंदर, फिजिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को रिमूव कर सकते हो और आप लोग के रेस्पिरेशन जैसी प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हो। अगला जो टॉपिक दोस्तों कि आसन क्या होता है, तो आसन के बारे में पतंजलि ने बताया स्थिरम सुखम आसनम। तो एक ऐसा कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें आप लोग एवरलास्टिंग पीरियड तक के बैठ सकते हो या फिर उस प्रैक्टिस को कर सकते हो। तो याद रखना योगा क्या है, योगा है फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज को करने का जो पोस्चर है उसे कहा जाता है आसन। तो आसन बेसिकली क्या है, एक फिजिकल पोस्चर है जिसमें कि आप लोग अपनी बॉडी को स्टेडी, कंफर्टेबल और रिलैक्स पोजीशन पे रख सकते हो। तो डिफरेंट योगा के आसन होते हैं दोस्तों जिसके बारे में आप लोग को समझना है। तो पतंजलि जी ने याद रखना स्थिरम के बारे में बताया जिसका मतलब होता है स्टेडी एंड स्टेबल
स्टेबल, सुखम मतलब कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड, और आसनम मतलब फिजिकल पोस्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का आखिर है कि योगा करने की वजह से कैसे आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। तो बेसिकली 3 टाइप के आप लोग को यहाँ पे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस देखने को मिलती है जो कि फुलफिल हो जाती है। सबसे पहला होता है प्रॉपर नरिशमेंट, सेकंड है दोस्तों वेस्ट रिमूवल, और थर्ड है नर्वस फंक्शन। तो योगा करने की वजह से तीनों कंडीशन आप लोग की फुलफिल हो सकती है। अब बात करी जाए दोस्तों आखिर बेनिफिट की, तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आप लोग के डाइजेस्टिव हेल्थ को सही करेगा, आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देगा, स्पाइन और नर्वस सिस्टम की हेल्थ को बेटर करेगा दोस्तों, रेस्पिरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट टाइप के प्राणायाम करके, आपकी बॉडी के अंदर के एंडोक्राइन फंक्शनिंग को भी ये बेटर करता है, जिसके थ्रू ग्लैंड फंक्शनिंग, हार्मोन बैलेंस और ओवरवेलमिंग बेटर हो पाती है। योगा के दौरान आप लोग को कौन कौन से प्रिकॉशंस रखना चाहिए, तो याद रखना सडन जर्क आप लोग को नहीं करना, जिसकी वजह से आप लोग को किसी भी टाइप का इंजरी हो सकता है। टाइमिंग और ड्यूरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा लंबे गैप नहीं लेना है एक योगा के बाद दूसरे योगा को करने के लिए। एनवायरमेंट और ब्रीथिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर एनवायरमेंट आप लोग का क्लीन नहीं है, वेल वेंटिलेटेड नहीं है, सांस लेने की आप लोग को जगह नहीं मिल रही है वहां पे, तो भाई ऐसी जगह पे मत करो। और कोई स्पेशल कंडीशंस भी आप लोग को यहाँ पे देखना है। मान लो अगर आपको सर्जरी हो चुकी है या हाल ही में आप लोग को पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आ गई थी, तो तब आप लोग उसको मत करो। डिफरेंट टाइप के आप लोग के आसन्स होते हैं दोस्तों, डिफरेंट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे क्लासीफाई करके दिया गया है। तो सबसे पहला होता है दोस्तों सुपाइन लाइन, जिसमें आप लोग को अपने बैक के बल पे लेट कर डिफरेंट टाइप के आसन्स को परफॉर्म करने हैं। दूसरा है दोस्तों प्रोन लाइन, जिसमें आप लोग को अपने स्टमक के बल पे लेट कर आसन्स को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग आसन, मतलब खड़े करना है, और सिटिंग आसन मतलब बैठकर आप लोग को जो डिफरेंट टाइप के आसन करने रहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की कैटेगरी के आसन आप लोग को मैंने भी आप लोग को यहाँ पे समझाया, जो डिफरेंट टाइप के सुटेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है सुपाइन लाइन आसन। ये ऐसे टाइप के आसन होते हैं जिसको आप लोग को बैक के बल पे लेट कर परफॉर्म करने रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सर्वांगासन, इसमें आप लोग को करना क्या रहता है, देखो कुछ इस तरीके से आप लोग को परफॉर्म करना है। कहां गया भाई, ये रहा। आपको सबसे पहले पूरा लेट जाना है और शोल्डर के दम पे पूरी बॉडी को ऊपर उठा लेना है। ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगला है अर्ध हालासन, जिसको हम लोग हाफ प्लग पोज के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल मसल की स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है और बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन लेवल को भी इंक्रीज करता है। करने का तरीका कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है, जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों चक्रासन, जिसको व्हील पोज के नाम से भी जाना जाता है, जो ओवरऑल बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। कुछ इस तरीके से इसको आपको परफॉर्म करना रहता है। नेक्स्ट है पवन मुक्तासन, जहां पे आप लोग विंड रिलीफिंग पोज को कर रहे हो। जितने भी टाइप का आपका गैस वगैरह पेट के अंदर जमा हो चुका है उसको ये रिमूव करेगा और डाइजेशन को ये बेटर करता है। करने का तरीका कुछ इस तरीके से आप लोग को रहता है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये रहा विंड रिलीफिंग पोज। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोन लाइन आसन, इसमें आप लोग को स्टमक के बल पे लेट कर आसन को परफॉर्म करना है, जैसे भुजंगासन, जिसको हम लोग कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं। ये स्पाइन को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आर्म्स हो गया, आप लोग का शोल्डर हो गया, उसकी भी स्ट्रेंथनिंग देता है, और लोअर बॉडी के अंदर की कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी ठीक करता है। अगला है शालभासन, जिसको लोटस पोज के नाम से जानते हैं, जो लोअर बॉडी को टोन्ड अप करता है, एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए भी बेनिफिशियल होता है। कुछ इस तरीके से आप लोग उसको करना रहता है, सुपरमैन पोज की तरह। अगला है दोस्तों धनुरासन, जिसको बो पोज के नाम से जानते हैं, ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और डाइजेशन को इंप्रूव करता है। करने का तरीका कुछ इस तरीके से। और लास्ट है नौकासन, जिसमें आप लोग को बोट पोज बनाना है। बोट मतलब नाव वाला, जो आपके कोर को स्ट्रेंथ देगा और बैक की मसल्स को ये इंप्रूव करेगा। कुछ करने का तरीका ऐसा आप लोग को देखने को मिलता है, नाव की तरह आप लोग को पोस्चर करना है। अगला है दोस्तों कि आखिर सिटिंग आसन क्या चीज होती है, मतलब बैठ के करना है आपको आसन। ज्यादातर ये प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए यूज होता है। सबसे पहला होता है पद्मासन, जिसको हम लोग लोटस पोज के नाम से जानते हैं, जो कि मेडिटेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई सारे डिफरेंट टाइप के प्राणायाम इसी के फॉर्म में किए जाते हैं, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है दोस्तों वज्रासन, जिसको थंडरबोल्ट पोज के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने खाना खाया उसके बाद आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, ये एक किस्म से डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से पश्चिमोत्तासन दोस्तों, जिसे हम लोग वेस्ट स्ट्रेचिंग पोज के नाम से जानते हैं, सिटेड फॉरवर्ड बेंडिंग आसन होता है, जो कि एक्चुअल में आपके स्पाइन और हैमस्ट्रिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। और लास्ट है अर्धमत्स्येंद्रासन, जिसको हम लोग हाफ फिश पोज के नाम से जानते हैं, जो कि स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है और डाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। इन सभी के आसन की फोटोज आपको दिखा रहा हूं। ये रहा पद्मासन, ये रहा वज्रासन, पश्चिमोत्तासन और ये रहा वक्रासन। अगर इस पैर को ऐसे फोल्ड कर दो तब जाके बन जाएगा अर्धमत्स्येंद्रासन। दोस्तों नेक्स्ट आसन की बात करते हैं, जो है आप लोग का स्टैंडिंग आसन, जहां पे आप लोग को आइडियली बिगिनर लोगों के लिए होता है। खड़े खड़े आप लोग को योगिक आसन को परफॉर्म करना है, जिसके थ्रू आप लोग को फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना और मसल स्ट्रेंथ मिलती है। सबसे पहला होता है दोस्तों ताड़ासन, जिसे हम लोग माउंटेन पोज के नाम से जानते हैं, जो बॉडी के अंदर एब्डोमिनल में फैट आ चुका है उसको रिमूव करता है, आपकी हाइट को भी इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट है त्रिकोणासन, जिसको हम लोग ट्रायंगल पोज के नाम से जानते हैं, जो आपके साइड्स को स्ट्रेच करता है दोस्तों, और ओवरऑल बॉडी के
बैलेंस लेवल को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्कटासन, जिसे हम लोग चेयर पोज के नाम से जानते हैं। इसके थ्रू आप लोग की लेग की स्ट्रेंथ बढ़ती है और स्टेमिना आप लोग का इंप्रूव होता है। इन सबकी फोटोज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा ताड़ासन दोस्तों। कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या हाथ सीधे रहेंगे, कई बार क्या होता है कई बुक के अंदर ऐसा भी दिया, तो ये वाला ज्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में। अगला है दोस्तों त्रिकोणासन और इसके बाद आप लोग का रहा उत्कटासन। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का, इसका नाम है प्राणायाम और मेडिटेशन। क्या चीज होता है? तो प्राणायाम बेसिकली याद रखना है ऐसे टाइप की योगिक साइंस है जहां पे आप लोग ब्रीथिंग कंट्रोलिंग के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर की रेस्पिरेटरी ट्रैक को बेटर करते हो। तो 3 टाइप की इसके अंदर बेसिक स्टेज आप लोग को देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है दोस्तों पुराक, मतलब इनहेल। दूसरा होता है दोस्तों कुंभाक, मतलब रिटेन, मतलब सांस ले और फिर रोक के, मतलब होल्ड करके रखे अपनी ब्रीथ को। और लास्ट होता है दोस्तों रिचाक, मतलब एक्सेल कर देना। तो आखिर प्राणायाम की इंपॉर्टेंस क्या है? तो प्राणायाम आपकी बॉडी के अंदर के नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करता है, माइंड को काम डाउन करता है, रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है और हर मॉर्निंग आप लोग को इसको जरूर करना चाहिए क्वाइट एनवायरनमेंट में। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के आप लोग के प्राणायाम होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है अनुलोम विलोम, दूसरा होता है उज्जयी प्राणायाम, फिर होता है भ्रमारी प्राणायाम, फिर होता है सूर्य भेदन प्राणायाम, फिर होता है शिताली प्राणायाम और लास्ट में होता है शीतकारी प्राणायाम। इन सब के डायग्राम आपको याद रखना है, कुछ इस तरीके से आप लोग को इनको परफॉर्म करना है। ये रहा अनुलोम विलोम जो कि ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीथिंग है। फिर है उज्जयी जिसमें आप लोग स्लो ब्रीथिंग लेते हो और एक किस्म से सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अगला है दोस्तों भ्रमारी प्राणायाम जिसमें आपको हमिंग साउंड निकालना पड़ता है, मतलब इस टाइप से, और ये हमिंग साउंड एक्सहेलेशन के टाइम में आप लोग को निकालना है। नेक्स्ट है सूर्य भेदन प्राणायाम जिसमें आप लोग को विष्णु मुद्रा पोजीशन पे आना है, सांस को अंदर लेना है, फिर सांस को बाहर छोड़ देना है। फिर है शिताली प्राणायाम जिसमें आप लोग को अपनी टंग को यू शेप में करना है और सांस को अंदर लेना है जिससे कि ठंडी ठंडी हवाएं आपके अंदर जाएगी। अगला है दोस्तों शीतकारी प्राणायाम। ये ऐसे टाइप की ब्रीथिंग टेक्निक होती है जिसमें दांतों के बीच से आप लोग को सांस अंदर लेना है और नाक से बाहर छोड़ देना है। तो चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आप लोग का मेडिटेशन, जिसको हम लोग ध्यान के नाम से भी जानते हैं। मेडिटेशन बेसिकली एक ऐसे टाइप का स्टेट होता है दोस्तों जहां पे आप लोग प्योर कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, जहां पे आपको जो माइंड है वो कंप्लीटली काम हो जाता है, अलर्ट हो जाता है और अननेसेसरी जितनी भी एक्टिविटीज जो आपके दिलो दिमाग में आ रही है उन सबसे आप फ्री हो जाते हो। ये आपकी बॉडी के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, मेंटल फोकस और मेंटल क्लैरिटी आप लोग की इंप्रूव करता है। ये स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है बॉडी के अंदर से, डिप्रेशन को रिमूव करता है, बॉडी के अंदर इमोशनल बैलेंस लेकर आता है दोस्तों। तो जान लेते कुछ डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स मेडिटेशन के। तो याद रखना सबसे पहला जो बेनिफिट आप लोग को मेडिटेशन के अंदर देखने को मिलता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिमूव करता है, बॉडी को काम डाउन करता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन और आपकी बॉडी के अंदर फोकस को इंप्रूव करता है, इमोशनल हेल्थ, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मेंटल क्लैरिटी और ओवरऑल वेलबींग को भी इंप्रूव करता है। अब कितने टाइप के आप लोग के मेडिटेशन होते हैं? सबसे पहला होता है दोस्तों माइंडफुलनेस मेडिटेशन विच फोकस ऑन प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस विदाउट जजमेंट। नेक्स्ट होता है दोस्तों गाइड मेडिटेशन लेड बाय टीचर्स यूजिंग विजुअलाइजेशन एंड गाइडेंस। नेक्स्ट दोस्तों ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, यूज अ साइलेंट मंत्र टू अचीव द डीप स्टेट ऑफ द रेस्ट। अगला है दोस्तों मेटा मेडिटेशन जो कि एक किस्म से लविंग काइंडनेस मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है, विच कल्टिवेट कंपैशन एंड लव टुवर्ड वनसेल्फ एंड अदर। नेक्स्ट होता है बॉडी स्कैन मेडिटेशन जो इन्वॉल्व होता है स्कैनिंग ऑफ द बॉडी फॉर एरिया ऑफ टेंशन एंड रिलैक्सेशन के लिए। अगला होता है ज़ेन मेडिटेशन, अ फॉर्म ऑफ सिटेड मेडिटेशन फोकस्ड ऑन ब्रीथिंग एंड पोस्चर। और लास्ट में होता है चक्र मेडिटेशन। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप लोग को आराम से समझ में आ गई। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो है आप लोग का करियर अपॉर्चुनिटी इन योगा। तो याद रखना योगा के अंदर भी आज के टाइम में डिफरेंट टाइप का करियर अपॉर्चुनिटी आ चुका है। तो अगर आप चाहो तो योगा टीचर बन सकते हो, लोगों को टीच कर सकते हो, योगा थेरेपिस्ट बन सकते हो, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो दोस्तों, रिसोर्स ऑफिसर बन सकते हो योगा के अंदर, योगा डेमोन्स्ट्रेटर बन सकते हो, चाहो तो नेचुरोपैथी डॉक्टर भी बन सकते हो। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नेचुरोपैथी डॉक्टर क्या होते हैं। ये ऐसे टाइप के डॉक्टर्स होते हैं दोस्तों जो कि नेचुरल थेरेपीज के थ्रू किसी भी पेशेंट को ठीक करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का वैल्यू डेवलप थ्रू योगा एजुकेशन। तो इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है दोस्तों इमोशनल स्टेबिलिटी। योगा आपकी बॉडी के अंदर कामनेस लेकर आएगा, बॉडी के अंदर इमोशनल स्टेट को बैलेंस रखता है और लाइफ के अंदर अगर किसी भी टाइप के चैलेंजेस आ रहे हैं दोस्तों उनको कैसे फेस करना है उसको सिखाने का काम करता है। योगा एक्चुअल में मोरल वैल्यूज आपके अंदर जगाता है, लाइक कंपैशन, रिस्पेक्ट टुवर्ड अदर और एथिकल वैल्यूज भी डेवलप करता है। साथ में योगा आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन लेकर आता है जिसको यूज करके आप लोग कंप्लीट रूटीन के तौर पे अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हो और साथ में हाई अवेयरनेस भी आप लोग की जिंदगी में लेकर आता है। अगर आप कंसिस्टेंटली योगा की एक्सरसाइज करते हो तो इसके थ्रू सेल्फ अवेयरनेस आपकी जिंदगी के अंदर जागता है कि हाँ भाई मुझे हेल्दी भी रहना है। तो दोस्तों यहां से होता है आप लोग का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट। तो अगला जो यूनिट है दोस्तों इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द योगा टेक्स्ट।
टेक्स्ट। इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी, तो चलिए देखते हैं एक बार, जल्दी से आगे बढ़ जाए भाई। हाँ जी, जो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, इसका नाम है कि आहार क्या होता है। आहार मतलब डाइट। अकॉर्डिंग टू योगिक टेक्स्ट आहार के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई। आहार सिर्फ और सिर्फ खाना नहीं है, जैसे आप सोच रहे हो ना फूड जिसके थ्रू आप लोगों को नरिशमेंट मिलता है, बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। आहार जो योगिक टेक्स्ट में समझाया गया, ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं समझाया गया, ये भी बताया गया कि जो आप खाना खाते हो दोस्तों, इसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर माइंड, इमोशन और पर्सनालिटी को भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। दोस्तों याद रखना, जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है बैलेंस डाइट क्या है। अब ये बैलेंस डाइट क्या होती है, तो याद रखना ऐसे टाइप की डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर अगर करेक्ट प्रोपोर्शन में मिल रहा है आपकी डाइट के अंदर, तो वो बैलेंस डाइट कहलाती है। बैलेंस डाइट कंज्यूम करके आप लोग अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। तो बैलेंस डाइट के अंदर याद रखना दो न्यूट्रिएंट्स आप लोग पढ़ते हो दोस्तों। सबसे पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसको आप लोग लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हो अपनी डाइट के अंदर। दूसरा होता है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसको स्मॉल अमाउंट में अपनी डाइट के अंदर आप कंज्यूम करते हो। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और याद रखना हाल ही में जो एक और नया आपका डेटा आया, उसमें ये बताया गया कि वाटर भी आप लोग का मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर अब कंसीडर किया जा रहा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, इसके अंदर आता है मिनरल और विटामिन। दोस्तों याद रखना ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं और एक्चुअल में बॉडी को कंप्लीट डेवलपमेंट का काम करते हैं। अब इसमें आप लोगों को जो सबसे पहले पढ़ना है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर इसके अंदर आप लोग को आते हैं। और याद रखना दोस्तों ये बॉडी के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं। एनर्जी देने का काम करेंगे, मसल्स को डेवलप करने का काम करेंगे, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। याद रखना इसको आप लोग लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हो। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, जो आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, बॉडी को फ्यूल देने के तौर पे वर्क करता है, डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फैट की अगर बात करी जाए तो ये रिजर्व एनर्जी सोर्स के तौर पे बॉडी के अंदर आप लोग को स्टोर होते हुए देखने को मिलता है। बॉडी के अंदर लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो एक्चुअल में मसल के टिश्यूज को रिपेयर करता है, साथ में आपकी नेल्स, हेयर की ग्रोथ, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं वाटर की बात करता हूं दोस्तों, तो ये बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होती है वो सारी की सारी वाटर के थ्रू ही होती है। अब बात करी जाए माइक्रो न्यूट्रिएंट की दोस्तों, तो याद रखना इसके अंदर आते हैं विटामिन और मिनरल। ये आप लोग की बॉडी के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मसल के टिश्यूज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों विटामिन, जो एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, डिफरेंट टाइप के डिसीजेस से बचाने का काम करता है। अगला होता है मिनरल दोस्तों, जो एक्चुअल में बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब के एब्जॉर्प्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों इनके टाइप्स भी होते हैं, अगर आप चाहो तो और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ सकते हो, बट इतना टाइम है नहीं आपके पास भी। अब इतना समझ लो, चीजें क्लियर है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि विटामिन की टाइप आपको पढ़ना है, तो स्क्रीन पे मैं आप लोग को एक इमेज दिखा रहा हूं, पॉज करके बस एक बार सभी विटामिन के नाम और उनकी फंक्शनिंग को एक बार देख लो। सेम ऐसे मिनरल के भी आप लोग को मैं नाम दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, जितने भी टाइप के मिनरल होते हैं, जिसके अंदर मैक्रो कौन से होते हैं, माइक्रो कौन से होते हैं, इसको पॉज करके एक बार रीड कर लो, मिनरल की फंक्शनिंग को समझ लो। अब बात करते हैं कि आखिर एक कॉन्सेप्ट क्या होता है आहार का, जिसको हम लोग डाइट कह रहे हैं, वो भी योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखना योगिक फिलॉसफी के अंदर आहार को क्लासिफाई किया गया है 3 क्वालिटी ऑफ नेचर्स पे, जो कि भगवत गीता के अंदर डिस्क्राइब किया गया। सबसे पहला होता है सात्विक, फिर होता है राजसिक, फिर होता है तामसिक डाइट। ये 3 टाइप की डाइट्स आप लोग को पढ़नी है। तो दोस्तों ये 3 टाइप की डाइट्स, इसके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये जो डाइट्स मैंने आप लोग को समझाया हूं दोस्तों, ये गुण के हिसाब से आप लोग को बताए गए हैं, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके माइंड, इमोशन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है सात्विक डाइट। ये सबसे ज्यादा प्योर और आइडल डाइट मानी जाती है योगिक लाइफ के लिए, जो प्रमोट करती है लॉन्ग लाइफ, मेंटल क्लैरिटी, इनर पीस, प्योरिटी और बैलेंस हेल्थ को। अब सिंपल वे में कहूं कि आखिर सात्विक डाइट क्या होती है, तो याद रखना दोस्तों, ऐसे टाइप की डाइट जो आपकी बॉडी और माइंड को शांत रखता है और जिंदगी में आप लोगों को एनर्जेटिक और क्लैरिटी देता है। ऐसे टाइप की डाइट जो इजीली डाइजेस्टेबल रहती है, लाइक फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, या मैं कह सकता हूं होल ग्रेन्स, नट्स, मिल्क, घी, हनी, ये सभी इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है दोस्तों राजसिक डाइट। इट इंक्लूड स्टिमुलेटिंग फूड दैट इंक्रीज द रेस्टलेसनेस, इरिटेशन एंड मेंटल एक्टिविटी। तो याद रखना राजसिक डाइट आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, एनर्जी बढ़ाने का काम करता है, लेकिन कभी कभी आप लोग को रेस्टलेसनेस फील भी कराता है। अब याद रखना इस डाइट के अंदर जो टेस्ट है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्पाइसी, सॉल्टी आप लोग को खाना इसमें देखने को मिलेगा, जो कि बॉडी को एक्टिव बनाने का काम करता है और कभी कभी आपको इंपेशेंट भी कर देता है। ठीक है, तो राजसिक फूड जो है एक्चुअल में एसोसिएटेड है विद द क्वालिटीज ऑफ राजा, द गुनास ऑफ पैशन, एक्टिविटी एंड एजिटेशन। इसके अंदर आप लोग को क्या क्या आता है, टी और कॉफी आ सकता है, जो मेंटल एजिटेशन को स्टिमुलेट करता है, मशरूम, चिली, गार्लिक, अनियन और प्रोसेस्ड फूड्स, ये सभी के सभी आपके राजसिक डाइट के अंदर आते हैं। अगला होता है दोस्तों तामसिक डाइट। ऐसे टाइप की डाइट जो इंक्लूड करती है स्टेल, स्पॉइल्ड, हैवी और ओवर प्रोसेस्ड फूड, जो कि आपकी बॉडी के अंदर लेजीनेस और डलनेस लेकर आते हैं। तामसिक डाइट एक्चुअल में एसोसिएटेड है विद द
क्वालिटीज ऑफ ताम्स, दैट मींस गुनास ऑफ इनर्शिया, डार्कनेस एंड लेथार्जिक। अगर आप रेगुलर कंजम्पशन करते हो तामसिक डाइट का, आपका ब्रेन जो है वो कम काम करने लग जाएगा, डलनेस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, फिजिकली आप हैवी फील करोगे और स्पिरिचुअली आप लोग दूर होना शुरू हो जाओगे। अब तामसिक के एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मीट हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, फर्मेंटेड फूड आप लोग को देखने को मिलेंगे जो कि हैवीनेस फील कराते हैं। फर्मेंटेड फूड मतलब डोसा वगैरह आप लोग के लिए, स्टेल, बर्न फूड, ये हैवी प्रोसेस्ड फूड, ये सभी के सभी तामसिक फूड के अंदर आते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, इसका नाम है पथ्य और अपथ्य फूड क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, योगिक स्क्रिप्चर के अंदर फूड को पथ्य फूड और अपथ्य फूड में डिस्क्राइब किया गया। पथ्य मतलब जो होलसम फूड है, होलसम फूड मतलब व्हीट, राइस, बार्ले, मिल्क, घी, पल्सेस, वेजिटेबल, ड्राई जिंजर और प्योर वाटर। अपथ्य मतलब अनहोलसम फूड, जिसके अंदर आता है सॉर, बिटर, सॉल्टी, ऑयली, स्टेल, हैवी, मीट, अल्कोहल, गार्लिक, कर्ड और रीहीटेड फूड। तो पथ्य फूड की सबसे पहली बात कर लेते हैं दोस्तों। पथ्य फूड के अंदर आते हैं, अभी जैसे मैंने आपको समझाया, व्हीट, राइस, बार्ले, मिल्क, घी, पल्सेस, वेजिटेबल, ड्राई जिंजर, प्योर वाटर। ये बॉडी के अंदर एक्चुअल में नरिशमेंट देने का काम करते हैं और बॉडी को हेल्दी रखने का काम करते हैं। ग्रेन्स के फॉर्म में आप लोग व्हीट, राइस, बार्ले लिख सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट जितने भी आप लोग के हो सकते हैं, मिल्क और घी इसके अंदर आएंगे। पल्सेस, वेजिटेबल जो आपकी बॉडी को नरिश करते हैं, टिश्यूज के लिए हेल्पफुल होते हैं। जिंजर और प्योर वाटर जो एक्चुअल में बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। अब बात करी जाए दोस्तों कि अपथ्य फूड क्या होता है, तो याद रखना ऐसे टाइप का फूड जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और ऐसे टाइप के फूड को आप लोग को अवॉइड करना चाहिए। लाइक सोर, बिटर और सॉल्टी फूड जो एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देते हैं। ऑयली और स्टेल फूड जो आपको हैवीनेस फील कराते हैं और आपका मेटाबॉलिक फंक्शनिंग यहाँ पे थोड़ा सा खराब भी हो जाता है। मीट, अल्कोहल, गार्लिक, इन्हें कंसिडर किया गया है अनहोलसम फूड के अंदर योगिक गाइडलाइंस के तौर पे। कर्ड और रीहीटेड फूड ये भी आपको डल और हैवी फील कराते हैं। तो याद रखना आयुर्वेदिक वेलनेस के अंदर इन सभी फूड को हार्मफुल माना गया। अगला है दोस्तों मॉडरेट डाइट, जिसको हम लोग मिथार के नाम से जानते हैं। तो एक किस्म से मॉडरेट ईटिंग होता है दोस्तों, जिसमें आप लोग को खाना किस तरीके से खाना है, तो याद रखना हाफ ऑफ द स्टमक जो है आप लोग का फूड से फिल्डेड होना चाहिए। उसमें देखो बचा हुआ जो हाफ है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो। तो 1/4 जो है दोस्तों वो वाटर से फिल होना चाहिए और 1/4 जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। ये एक्चुअल में डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वापस से समझो, मान लेते हैं आपका ये पेट है, इसमें से 50% पेट आप लोग का फूड से फिल होना चाहिए, 1/4 आप लोग का खाली होना चाहिए और 1/4 एक्चुअल में पानी से भरा होना चाहिए। अभी जो फूड से भरा हुआ है दोस्तों, तो याद रखना सॉलिड फूड आपको कंज्यूम करना है। जो एम्प्टी स्पेस है एक्चुअल में डाइजेशन के लिए आप लोगों ने छोड़ दिए और जो 1/4 था दोस्तों ये रिजर्व करके रखा गया है लिक्विड के लिए। तो वही चीज आप लोग को लिखी हुई है यहाँ पे, हाफ आप लोग का स्टमक फूड के लिए यूज किया जा रहा है। अगर ऐसा खाते हो तो याद रखना आप लोग का इंप्रूवमेंट होगा डाइजेशन में। 1/4 आप लोग का पानी के लिए यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, जिससे कि डाइजेशन और हाइड्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके थ्रू कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ हेल्दी स्किन रहेगी। और 1/4 एक्चुअल में डाइजेशन के लिए आप लोगों ने खाली रखे हो, जिसके थ्रू आपकी जिंदगी के अंदर पेट एट में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, मेंटल क्लैरिटी रहेगी। तो याद रखना मिथार जो है दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन को इंप्रूव करता है, टॉक्सिन को रिमूव करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है और आपके स्किन को हेल्दी रखेगा, साथ ही साथ मेंटल कामनेस लेकर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, जो है आप लोग का कि हाथा योगा क्या चीज होता है। इसके बारे में कंप्लीट हम लोग को जानकारी मतलब हासिल करनी है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हाथा योगा क्या है। हाथा योगा में याद रखिएगा दोस्तों, हा वर्ड जो है बेसिकली इसे हम लोग सन के लिए डिनोट करते हैं, मतलब प्राणिक फोर्स विच रिप्रेजेंट द सोलर एनर्जी, डिवाइडल लाइफ फोर्स विद इन द बॉडी। और दूसरा है दोस्तों था, जो एक्चुअल में मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो समझा रहा है मेंटल फोर्स को, विच रिप्रेजेंट द लूनर एनर्जी, द मेंटल एंड कॉन्शियसनेस फोर्स विद इन द बॉडी। तो याद रहेगा हा मतलब होता है प्राणिक फोर्स और था मतलब होता है मेंटल फोर्स। तो हाथा योगा मींस बैलेंसिंग दीज टू एनर्जीज। अब सिंपल वे में समझ लेते हैं, हाथा योगा एक किस्म से ट्रेडिशनल योगिक सिस्टम होता है जिसमें बॉडी और माइंड को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम और क्लिंजिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, हा मतलब सन, था मतलब मून, तो सन की एनर्जी और मून की एनर्जी यहाँ पे ली जा रही है किस्म से। हाथा योगा में क्या क्या कंसिडर किया जाता है, आसन, प्राणायाम, मुद्रास, बंदास और शतकर्मास। अब क्या बेनिफिट होते हैं दोस्तों हाथा योगा के, तो याद रखना ये रेस्पिरेशन सिस्टम को बेनिफिट देता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज करता है, स्किन को ग्लो करने का काम करता है दोस्तों, इंप्योरिटीज को रिमूव करता है, डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम को ठीक करता है, बॉडी के अंदर ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है जिससे कि रेंज ऑफ मूवमेंट बॉडी का बेटर हो पाए, और मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है जिससे कि मैक्सिमम फोर्स आप एक्सर्ट कर पाओ मसल्स के थ्रू। और क्या फर्दर बेनिफिट होते हैं दोस्तों, तो नर्वस सिस्टम को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, आपकी बॉडी को काम डाउन करेगा, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन बेटर करेगा और फैट बर्निंग के लिए बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करता है। मतलब आप अपनी बॉडी को हेल्दी वेट के अंदर लेकर आ सकते हो उसके थ्रू। एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होता है दोस्तों, जितने भी हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं दोस्तों उन सबको बैलेंस करने का काम करता है, ओवर वेलबींग करता है आपकी बॉडी को, और याद रखना आपके माइंड को काम डाउन करने का काम करता है। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आप लोग का मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू द
पातंजलि योगा। ये रहे पातंजलि जी, इन्होंने योगा की डेफिनेशन दी है, योगा चित्ता वृत्ति निरोधय। तो ये श्लोक आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या बताया बेसिकली कि जो योगा है एक्चुअल में कंट्रोल करता है जो माइंड के अंदर फ्लक्चुएशन होता है उसको। एक्चुअल में पातंजलि जी ने आइडेंटिफाई करे थे रेस्टलेस फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ द माइंड, जिसको हम लोग चिट्टा वृत्ति के नाम से जानते हैं, जो कि एक्चुअल में रूट कॉज होते हैं सफरिंग के। अगर इसे ठीक कर लिया जाए तो लाइफ बेटर हो जाएगी। इन्होंने योगा को इंट्रोड्यूस करे, जो कि एक किस्म का सिस्टमैटिक प्रैक्टिस होता है, जिसके थ्रू जो बॉडी के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसको ये सही करता है, मेंटल क्लैरिटी देता है, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। अब क्या कॉजेज होते हैं दोस्तों मेंटल डिस्टर्बेंस के, जो जिंदगी में आपको देखने को मिल सकते हैं? लाइक लेजीनेस हो सकता है, जिसके थ्रू आप लोग का फिजिकल और मेंटल इनर्शिया खराब हो जाता है। लैक ऑफ एंथुसियाज्म, ये आपको देखने को मिलेगा जब मोटिवेशन की कमी हो रही हो, कोई जिंदगी में एक किस्म से गोल ही नहीं है। फॉल्स परसेप्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिस्टर्बेंस है। डाउट करना अपनी जिंदगी में कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा कभी। क्रेविंग होना किसी भी चीज का, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या किसी भी चीज से आपको अटैचमेंट हो गया हो। इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, ज्यादा देर तक क्या आप लोग मेंटेन कर पा रहे हो, ये सारी की सारी चीजें मेंटल डिस्टर्बेंसेस के कॉजेज है। क्या सिम्टम होते हैं दोस्तों? पेन होना, चाहे वो फिजिकली हो साइकोलॉजिकली हो, मेंटल अनरेस्ट की वजह से, ट्रेम्बलिंग होना, एंजाइटी और इंस्टेबिलिटी की वजह से। डिप्रेशन एक काफी इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं आज के टाइम का मेंटल डिस्टर्बेंस है। कई लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो एकदम खराब है, तो मूड एक किस्म से स्विंग होना। इर्रेगुलर ब्रीथ की वजह से भी मेंटल डिस्टर्बेंस होते हैं दोस्तों। अब क्या पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जिसके थ्रू मेंटल पीस आप अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आ सकते हो? तो दोस्तों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपकी जिंदगी के अंदर मेंटल पीस लेकर आना है तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्रेंडलीनेस नेचर, जिसे हम लोग कहते हैं मैत्री। ऐसे टाइप के दोस्त जो आप लोग को सपोर्ट करते हैं, जिनसे बात करके आप लोग का दिल खुश होता है, जो आपके अच्छे बुरे पे खड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको मेंटल पीस देते हैं। अगला है कंपैशन, जिसे हम लोग करुणा कहते हैं। मतलब मान लो कोई जिंदगी में सफर कर रहा है तो उसके लिए जो एम्पैथी और काइंडनेस आप लोग की जिंदगी के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों कंपैशन, जिसे हम लोग कहते हैं करुणा। तो आप लोग को करना क्या है? एम्पैथी और काइंडनेस दिखाना उन लोगों पे जो एक्चुअल में जिंदगी में सफर कर रहे हैं। मजाक नहीं बनाना आपको। अगर आप ऐसा रखोगे तो मेंटल पीस रहेगा जिंदगी में। अगला है दोस्तों जॉय, जिसे हम लोग कहते हैं मुड़ीता। हमेशा खुश रहो और दूसरे की सक्सेस पे भी खुश होने की कोशिश करो, जलन हसद मत रखो। अगला है इंडिफरेंसेस, जिसे हम लोग कहते हैं उपेक्षा। अगर आपके पास वो चीज नहीं है जो आपके दोस्त के पास है तो आप उसको जाके मार पीट रहे हो, ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। खुश होना है उस चीज पे भी आपको कि हाँ भाई उसके पास है, किसी दिन हमारे पास आ जाएगा, और नहीं भी आया तो जो हमारे पास है उसमें खुश रहना है। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में हेल्प करती है मेंटल पीस के लिए। मैं कह सकता हूं अचीव करवाती है सिट्टा प्रसंधान को, जिसे कहा जाता है पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। अगला है दोस्तों क्रिया योगा। क्रिया योगा के अंदर आता है दोस्तों तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणित ध्यान। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्रिया योगा है दोस्तों। अगर आप लोग को डीप मेडिटेशन करना है तो उससे पहले आप लोग को ये क्रिया योगा को प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी जिंदगी के अंदर की इंप्योरिटी और कल्टीवेटिंग को रिमूव कर पाएंगे। तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला जो आप लोग का था वो था तप्स, दैट मींस सेल्फ डिसिप्लिन। अब आखिर तप है क्या चीज? तप मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल या फिर सेल्फ डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में मेंटेन करना। नेक्स्ट दोस्तों स्वाध्याय, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी, मतलब अपने आप को समझना, अपने हैबिट्स को समझना, अच्छी बुक्स को पढ़ना, नॉलेज गैदर करना। अगला है दोस्तों ईश्वर प्रणित ध्यान, जिसका मतलब होता है सरेंडर टू द डिवाइन। इसका सिंपल वे में समझाऊं मीनिंग, तो गॉड के लिए सरेंडर हो जाना, मतलब जो गॉड का फेथ है दोस्तों उसके लिए कंप्लीटली सरेंडर हो जाना। अब ये कैसे होंगे? प्रेयर्स के थ्रू, ग्रेटिट्यूड के थ्रू, और साथ में ये आपको ये भी समझाता है कि अपनी जिंदगी से जो ईगो है उसको कंप्लीटली रिमूव कर देना। नेक्स्ट होता है दोस्तों अष्टांग योगा। अष्टांग योगा के अंदर आता है 8 लिम्स। तो याद रखना दोस्तों इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा यमा, जिसको कहते हैं सोशल एथिक्स, फिर होता है नियमा मतलब पर्सनल एथिक्स, फिर होता है आसन जिसके अंदर आते हैं पोस्चर्स, फिर आता है प्राणायाम जो कि ब्रीथिंग कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, फिर आता है प्रत्याहार जो कि सेंस विथड्रॉल के नाम से जाना जाता है, फिर आता है धारण जिसे हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, फिर आता है ध्यान दैट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन, और लास्ट में होता है समाधि दैट मींस कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। तो एक एक करके आराम से समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी आप लोग को मैंने पोर्शन समझाया ना, इसको टुकड़ों टुकड़ों में समझने वाले अभी हम लोग। तो सबसे पहला होता है बहिरंग योगा, जिसमें अष्टांग योगा के 5 लिम्स को समझाया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन सब को मिला के बनता है बहिरंग योगा, जो कि एक्चुअल में एक्सटर्नल डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि एक्चुअल में एक्सटर्नल डिसिप्लिन के लिए फोकस्ड होते हैं। बहिरंग का मतलब ही होता है दोस्तों आउटर लिम्ब, और ये जो 5 लिम्स है दोस्तों ये वर्क करते हैं आपके बिहेवियर, बॉडी, ब्रीथ, सेंस, इन सभी में। मैं ये कह सकता हूं एक किस्म से प्रिपरेशन ग्राउंड होता है फॉर डीप इंटरनल प्रैक्टिसेस के लिए। सबसे पहला होता है दोस्तों इसके अंदर वो है यम। क्या चीज? वो है सोशल डिसिप्लिन, जो आपको टीच करता है कि आपको नॉन वायलेंस रहना है और सच का साथ हमेशा देना है। इसके अंदर भी आप लोग को कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। सबसे पहला होता है अहिंसा, जो एक्चुअली समझाता है नॉन वायलेंस को। फिर होता है सत्य, हमेशा सच्चाई का रास्ते में आपको आगे बढ़ना है। फिर होता है अष्टाय, नॉन स्टीलिंग। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रह्मचार्य, जिसको हम लोग कहते हैं
सेलिबेसी, मतलब अपने जितने भी सेक्सुअल डिजायर उनको कंट्रोल करके रखना। फिर आता है अपारिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस, क्या अरे उसके पास है मेरे पास नहीं है, ऐसा वाला नेचर आपको नहीं रखना, जो आपके पास है उसमें खुश रहना। नेक्स्ट होता है दोस्तों आप लोग का नियम, जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल डिसिप्लिन, जो एक्चुअल में आपको समझाता है कि कैसे आपको अपनी जिंदगी में साफ सफाई रखनी है। अगला है दोस्तों की नियम, जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल डिसिप्लिन। सिंपल वे में कहूं तो खुद के लिए डिसिप्लिन होना, लाइक सेल्फ स्टडी, क्लीनलीनेस, ये सभी चीजें इसके अंदर आएगी। सबसे पहला होता है शौच, साफ सफाई रखना अपनी जिंदगी। नेक्स्ट होता है संतोष, जिसे हम लोग कंटेनमेंट कहते हैं। संतोष का सिंपल वे में मतलब ये हुआ कि जो आपकी जिंदगी में आपके पास है उससे आपको खुश रहना है, किसी भी टाइप की ग्रीड नहीं करनी है। अगला होता है तप, जिसे हम लोग ऑस्टेरिटी कहते हैं। तप का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन रहना और अपनी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल रखना। अगला है दोस्तों स्वाध्याय, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी। इसका मतलब होता है अपने आप को समझना, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करना। लास्ट में होता है दोस्तों ईश्वर प्रणिधान, मतलब सरेंडर टू द गॉड। इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां से हम लोगों ने यम और नियम को तो समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। आसन क्या होता है? तो आसन याद करो, अभी थोड़ी देर पहले समझे थे, स्थिरम सुखम आसनम, कंफर्टेबल पोजीशन या फिर कंफर्टेबल पोस्चर, जिसके थ्रू योगिक क्रिया की जाती है। अगला है प्राणायाम, ये किस्म से योगिक क्रिया है जिसके थ्रू आप लोग अपनी ब्रीथिंग टेक्निक, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन को बेटर कर सकते हो डिफरेंट टाइप की ब्रीथिंग टेक्निक के थ्रू। नेक्स्ट है दोस्तों प्रत्याहार। अब प्रत्याहार क्या चीज होता है तो इसको समझने की कोशिश करना। जो भी आपकी इंद्रियाज है उनको आपको कंट्रोल रखना है, मतलब सेल्फ कंट्रोल करके रखना है। सिंपल वे में कहूं तो सेंस को बाहरी डिस्ट्रैक्शन से हटा के अंदर की तरफ लेकर जाना, वो कहलाता है दोस्तों प्रत्याहार। सिंपल वे में कहूं तो माइंड को बाहर के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, उन पर कंट्रोल रखना है, ये आपको समझाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वो है अंतरंग योगा, जो कि लास्ट 3 लिम्स है अष्टांग योगा के, धारण, ध्यान और समाधि। ये फोकस्ड होते हैं इंटरनल मेंटल डेवलपमेंट के लिए। अंतरंगा का मतलब ही इंटरनल लिम्स होता है दोस्तों, और ये 3 प्रैक्टिस एक्चुअल में माइंड, कॉन्शियसनेस, इनको रिप्रेजेंट करती है और आपको लेकर जाती है एडवांस स्टेज ऑफ योगिक पाथ की तरफ। तो सबसे पहला होता है दोस्तों धारण, मतलब कॉन्सेंट्रेट करना। आपको अपने माइंड को कंप्लीटली एक सिंगल पॉइंट या सिंगल ऑब्जेक्ट की तरफ कंसेंट्रेट करके रखना है। नेक्स्ट होता है ध्यान, जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन। ध्यान मतलब सिंपल वे में कहा जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ कंप्लीट कंसंट्रेशन आपको देना है बिना इंटरप्शन के। और लास्ट में होता है दोस्तों समाधि, जिसे हम लोग कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये एक हायर स्टेट होता है दोस्तों मेडिटेशन का। और लास्ट होता है दोस्तों समाधि, जिसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। ये किस्म का हायर स्टेट होता है मेडिटेशन का, जहां पे आप पूरी तरीके से मेंटल पीस और कंप्लीट कंसंट्रेशन अचीव कर पाते हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आप लोग का हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता। तो भगवत गीता के अंदर आप लोगों को डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, जो आप लोग को ये समझाते हैं कि कैसे आप लोग को हेल्दी लाइफ में जीना है, वो भी योगिक फिलॉसफीज और मेंटल बैलेंसेस के थ्रू। तो भगवत गीता के अंदर आप लोग को 3 योगिक पाथ के बारे में समझाया गया है। सबसे पहला होता है भक्ति योगा, दूसरा होता है कर्मा योगा और लास्ट में होता है ज्ञान योगा। तो भक्ति योगा क्या है दोस्तों? बेसिकली ये किस्म का डिवोशन है टुवर्ड द गॉड, मतलब भगवान से प्यार, भगवान की पूजा करना और कंप्लीटली सरेंडर हो जाना टुवर्ड द गॉड। अगला है कर्मा योगा, जो कि सेल्फलेस एक्शन के बारे में समझाता है, जहां पे आपको अपनी कंप्लीट ड्यूटीज पे ध्यान देना है बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या मिलने वाला है। लास्ट होता है दोस्तों ज्ञान योगा, जो कि सेल्फ नॉलेज के लिए यूज होता है। सिंपल वे में कहूं तो सच को समझने की तरफ जितना ज्यादा नॉलेज आप लोग को लेना पड़े वो आप लोग लो, और साथ ही साथ ट्रूथ को समझने की कोशिश करो। यह आप लोग का ज्ञान योगा के अंदर आता है। एक और चीज दोस्तों याद रखना, योगा का मतलब होता है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी मतलब चाहे वक्त अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, आपको अपने मेंटल बैलेंस को बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। हर सिचुएशन में आपको काम रहना है, ये समझाता है योगा। समात्वम योगा उच्चाते, ये टीचिंग दी गई है भगवत गीता की तरफ से। इसमें ये मतलब हो रहा है कि योगा इज द बैलेंस ऑफ माइंड इन ऑल सिचुएशन। अगर चाहो तो श्लोक याद रख लेना। तो जो ट्रू योगा है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ कोई फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है। योगा आपको समझाता है कि जिंदगी में अच्छे बुरे किसी भी टाइप के आपकी जिंदगी में मूवमेंट आते हैं तो आपको कैसे अपनी बॉडी को बैलेंस रखना है, अपने आप को काम डाउन रखना है। जिंदगी में किसी भी टाइप के प्लेजर, पेन को आपको रेजिस्ट करके रखना है, और जिंदगी में किसी भी टाइप का अगर कोई सक्सेस या फेलियर आता है तो उसमें आपको ओवर एक्साइट या फिर इमोशनली अनस्टेबल नहीं होना है। अगला एक और काफी इंपॉर्टेंट आप लोग का श्लोक है दोस्तों, वो है योगा कर्मासु कौशलम। ये भी भगवत गीता की तरफ से टीचिंग दी गई है। इसका मतलब है योगा इज स्किलफुल एक्शन विद अवेयरनेस एंड कामनेस। सिंपल वे में कहूं तो योगा एक किस्म से स्किल है इन एक्शन के फॉर्म में, मतलब जिंदगी में जो भी आप कर रहे हो उसको फुल अवेयरनेस के साथ करो, प्रिसाइजनेस के साथ करो और कामनेस के साथ करने की कोशिश करो, बिना ये ध्यान दिए कि रिजल्ट आप लोग का क्या आने वाला है, क्योंकि आपको रिजल्ट से डिटैच होना है। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि अरे यार मुझे टॉप करना होता और आप टॉप नहीं करे तो जिंदगी भर आप लोग ये सोचोगे कि यार मैंने इतनी मेहनत जो करी वो पूरी खराब हो गई। ऐसा नहीं है, आपको रिजल्ट का नहीं सोचना है, आउटकम की तरफ ध्यान नहीं देना है, अपनी मेहनत पे ज्यादा फोकस करना है। हायर पर्पस ये होना चाहिए कि कितनी ज्यादा आपने मेहनत करे, आउटकम जो निकल के आए वो आपको भगवान भरोसे छोड़ देना है। अब आखिर डिवाइन क्वालिटीज होती क्या है दोस्तों? वो होती है फियरलेसनेस। आपको एंजाइटी से दूर होकर अपने काम पे कंप्लीटली फोकस
फोकस होकर आगे बढ़ना है, बिना डरे। वो भी अपनी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल लेकर आना जरूरी है, जिससे कि कोई भी डिजायर आपके ऊपर हावी ना हो सके। ट्रूथफुलनेस, हमेशा आपको सच का साथ देना है। कंपैशन, जितने भी लिविंग बीइंग है उन सभी के लिए एम्पैथी और केयर आपकी जिंदगी में होना चाहिए। फॉरगिवनेस और प्योरिटी, अगर कुछ ऐसा बुरा भी हो जाता तो आपको माफ करने वाली आपके अंदर क्वालिटीज होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें रहती तब माना जाएगा कि उस इंसान के अंदर डिवाइन क्वालिटीज है। अब आखिर बैलेंस कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये तभी अचीव हो सकता है जब आप लोग बैलेंस फूड, प्रॉपर स्लीप, डिसिप्लिन वर्क और काम थिंकिंग रखोगे, तभी आप लोग की कंप्लीट हेल्थ बेटर रहेगी और बैलेंस कॉन्शियसनेस की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए आप लोग को बैलेंस फूड कंज्यूम करना है, जो आपकी बॉडी को नरिश करेगा, माइंड को अलर्ट रखेगा और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएगा। काम थिंकिंग आप लोग को रखना चाहिए, कभी भी आप लोग को डिस्ट्रैक्ट जल्दी नहीं होना है, गुस्सा जल्दी नहीं होना है। प्रॉपर स्लीप आप लोग को लेना है, सो दैट आपकी एनर्जी रिस्टोर हो सके और मेंटल क्लैरिटी मिल पाए आपको। और डिसिप्लिन वर्क आपको करना है, जिसमें कि पर्पसफुल एक्शन होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ आपको काम करना। ये सभी के सभी आप लोग को बैलेंस कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिस। अगर आप डेली योगा प्रैक्टिस करते हो दोस्तों, तो इसके थ्रू फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपकी जिंदगी के अंदर होता है। फिजिकल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो योगा एक्चुअल में बॉडी के फिजिकल फिटनेस, ऑर्गन की फंक्शनिंग को बेटर करता है, स्टैमिना इंप्रूव करता है और फिजिकल वाइटलिटी आपको देता है। योगा आप लोग की जिंदगी के अंदर मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है दोस्तों, इमोशनल स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, जहां पे जो आप लोग को डर लगा करता था, स्ट्रेस में रहते थे, ये सब चीज आपकी रिड्यूस हो जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी जिंदगी के अंदर बढ़ता है, सेल्फ इमेज अपनी क्रिएट कर पाते हो, इनर स्ट्रेंथ आप लोग बना पाते हो और सेल्फ अवेयर भी रह पाते हो। और साथ में क्लैरिटी ऑफ थॉट भी ये देता है, लाइक मेडिटेशन और प्राणायाम करके मेंटल फोकस आप लोग बेटर कर सकते हो और कॉग्निटिव फंक्शनिंग को भी इंप्रूव कर सकते हो। योगा एक्चुअल में सोशल हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके थ्रू आपकी जिंदगी में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, लोगों को सुनना, समझना, उनके साथ रिलेशन कैसे मेंटेन करके रख सकते हो वो जानना सीखते हो। सोसाइटी के टुवर्ड्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझाता है योगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे बनाया जा सकता है यमा और नियम के थ्रू, वो भी एथिकल और कंपेंशनेटेड सोशल बिहेवियर के थ्रू ये समझाया जाता है। और कोऑपरेशन कैसे आप लोग को करके रखना है जिंदगी में दूसरे लोगों के साथ, कैसे उनके लिए आप लोग को हार्मनी देना है, दिखाना है, कैसे एम्पैथी और केयर दिखाना है, ये सब कुछ समझाता है आप लोग को। साथ में योगा स्पिरिचुअल हेल्थ में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, आपको अहिंसा के रास्ते पे लेकर जाता है, जहां पे आप किसी को हार्म करने के थॉट जो आ भी रहे वो भी आपके आने बंद हो जाता है अगर आप रेगुलर योगा करते हो। करुणा आपको सिखाता है योगा, दूसरों के लिए आप लोग को हमेशा भावना रखना चाहिए। अगला होता है करुणा, जिसे हम लोग कहते हैं कंपैशन, जहां पे आपको एम्पैथी और केयर दिखाना है दूसरे लोगों के लिए। नेक्स्ट होता है फॉरगिवनेस, कि कुछ हो गया, कुछ गलत हो गया तो माफ करने वाली आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। प्रेयर और इनर अवेयरनेस आपको सिखाता है योगा, जिससे कि आप डिवाइन पावर से कनेक्टेड रहते हो। तो जो अभी हम लोगों ने पढ़े दोस्तों, वो एक्चुअल में क्या थे? वो थे आपके 4 डायमेंशन ऑफ हेल्थ इन योगा। सबसे पहला था फिजिकल हेल्थ, जिसमें बॉडी फिटनेस, स्टैमिना और वाइटलिटी मिल रहा था। मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आपको मिल रही थी। सोशल हेल्थ, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, पॉजिटिव रिलेशन आपके बनाए जा रहे थे इसके थ्रू। स्पिरिचुअलिटी हेल्थ, नॉन वायलेंस, कंपैशन, इनर अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ता है और ये सभी के सभी मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्दी लिविंग के लिए। तो दोस्तों जो भी हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग एक समरी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, एक बार पॉज करके इसको रीड कर लो। सेम ऐसे दोस्तों अष्टांग योगा जो 8 लिम्स थे दोस्तों, उसके ऊपर एक बार ये समरी है, आप लोग चाहो तो उसको पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो। और की टीचिंग्स क्या थी भगवत गीता की, एक बार इसको पॉज करके रीड कर लो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहां से होता है हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। आई होप आप लोग को सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमारी कवर हो चुकी है। अब लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ते दोस्तों, वो है यूनिट नंबर 3। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट का, जिसका नाम है यूनिट नंबर 3 योगा है। काफी इंपॉर्टेंट है कि चीज को अच्छे से समझना, सो दैट आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सके। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि आखिर फर्स्ट एड क्या होता है। तो फर्स्ट एड ना बेसिकली एक किस्म से प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी को चोट लग गई और तुरंत आपको मेडिकेशन देना है तो आप फर्स्ट एड करते हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे एक्सीडेंट हो जाए या कोई इंसान जल जाए, चोकिंग हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी ऐसे टाइप का इंजरीज अगर आप लोग को देखने को मिल रहा है, उस दौरान जो आप लोग प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो है आप लोग की फर्स्ट एड। क्या ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट एड का? तो सीधी बात है, अगर आप लोग इनिशियल ट्रीटमेंट दे दोगे जल्द से जल्द तो लाइफ सेव हो सकती है, क्योंकि इमीडिएट केयर मिल जाती है, जिससे कि यार जो लाइफ है वो बच पाती है। इसके अलावा फर्स्ट एड प्रोवाइड करने की वजह से फर्दर जो इंजरी वो ज्यादा से ज्यादा और सीवियर नहीं होती है, अगर आप टाइम पे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट दे दो तो। साथ में जो पेन है दोस्तों उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सीधी बात है इंजर्ड हुआ इंसान तो डिस्कंफर्ट बहुत ज्यादा होगा, दर्द होगा, पेन होगा, तो कहीं ना कहीं जब प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट दे दोगे तो मिनिमम सफरिंग होगी, दर्द तो होगा लेकिन मिनिमम सफरिंग होगी। साथ में क्विक रिकवरी सपोर्ट मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि देखो हॉस्पिटल बहुत दूर है, एम्बुलेंस आने में टाइम लग रहा है,
तो फर्स्ट एड दे दोगे तो एक किस्म से आप लोग का इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा और आने वाले टाइम में जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो कोई रिकवरी होगी। अदरवाइज यार वो इंजर्ड इंसान पड़ा हुआ है, खूना खून हो चुका है, मरने की हालत में आ गया, तब तक एम्बुलेंस का कब तक वेट करोगे। अब अलग अलग टाइप के आपके कौन कौन से फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको हम लोग को देखना है। सबसे पहला होता है ABCD प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। ये प्रिंसिपल जो है दोस्तों एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप लोग इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे ट्रीटमेंट देना है वो समझ सकते हो। तो ABCD में जो A है दोस्तों वो है एयरवे। सबसे पहले चेक करो क्या इंसान सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, तो फिर ब्रीथिंग आप लोग को कंडीशन प्रोवाइड करनी। फिर चेक करना है सर्कुलेशन, पल्स और ब्लीडिंग के थ्रू। लास्ट में होता है दोस्तों डिसेबिलिटी, बॉडी फंक्शनिंग में कोई डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही। तो ये याद रखना आपको, ये फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक दोस्तों की इमीडिएट इमरजेंसी एक्शंस क्या होने चाहिए। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग को ये चेक करना है कि जो सराउंडिंग है क्या वो सेफ है कि नहीं। अगर कोई चोटे हो गया है, रोड में पड़ा है, तो पहले उसको सेव करो, साइड में कर दो। चेक करो कहीं वो इंसान कॉन्शियसनेस में तो नहीं है। इसके बाद इमरजेंसी हेल्पलाइन पे आप लोग सबसे पहले कॉल करने की कोशिश करो, लाइक एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश करो। चेक करो क्या उसका चेस्ट का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये भी चेक करो कि क्या पल्स सही तरीके से चल रही है कि नहीं। और अगर पल्स सही तरीके से नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो CPR देने की अगर जरूरत पड़ रही है तो आपको तुरंत CPR देना है। अब आखिर CPR क्या होता है तो चलिए समझ लेते हैं। CPR का बेसिकली फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं CPR का फुल फॉर्म। कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। ये किस्म से लाइफ सेविंग इमरजेंसी प्रोसीजर होती है दोस्तों। जब किसी इंसान की ब्रीथिंग या फिर हार्ट बीट रुक जाए उस दौरान आप लोग CPR देते हो। यह हेल्प करती है टू मेंटेन द ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन एंड द वाइटल ऑर्गन्स, जिसके थ्रू लाइफ सस्टेन हो पाए, जिंदा रह पाए इंसान। अब क्या टाइप्स होते हैं CPR के, तो दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है हैंड ओनली CPR। ये उनके लिए रिकमेंडेड है दोस्तों जो अनट्रेन्ड पर्सन है, जैसे हम जैसे लोग। कोई इंसान की हार्ट बीट या फिर ऑक्सीजन नहीं उसको मिल पा रहा है तो हम लोग तुरंत हार्ट बीट देना शुरू करेंगे हैंड ओनली CPR से। तो करना क्या है, कंटिन्यूअस चेस्ट में हम लोग को कंप्रेशन करना बिना रेस्क्यू ब्रीथ के। अगला होता है दोस्तों CPR विद द रेस्क्यू ब्रीथ। तो इसमें करना क्या रहता है, जो ट्रेन्ड पर्सन है वो इसको कर सकता है। यहाँ पे आपको चेस्ट का कंप्रेशन कंटिन्यूअसली करना है विद रेस्क्यू ब्रीथ, मतलब माउथ टू माउथ आप लोग को यहाँ पे सांस देना और ब्रीथ के साथ साथ कंप्रेशन भी देते हुए चलना। तो इसे कहा जाता है CPR विद द रेस्क्यू ब्रीथ। ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना लेना। इसमें जो सबसे पहला था वो होता है हैंड ओनली CPR, जिसमें इस तरीके से आप लोग को नॉर्मल CPR देते हुए चलना है 100 कंप्रेशन पर मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रिकमेंडेड है दोस्तों, कंटिन्यूअस चेस्ट कंप्रेशन आप लोग को देना है। अब दोस्तों ये कंप्रेशन आप लोग को कब तक देना है, अंटिल द मेडिकल हेल्प अराइव्स। नेक्स्ट था दोस्तों जो भी समझा मैंने आपको CPR विद द रेस्क्यू ब्रीथ। इसमें आपको 30 चेस्ट प्रेस। दोस्तों याद रखना इसमें आपको 30 कंप्रेशंस देना है, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है, मॉनिटर एंड स्विच रेस्क्यूअर करना है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को कंटिन्यू रिपीट करते हुए चलना। जो भी ट्रेन्ड रेस्क्यूअर रहेगा वो 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशन देगा फॉलोड विद 2 रेस्क्यू ब्रीथ, और कंटिन्यूअसली आप लोगों को करते हुए चलना। अगला जो मेथड होता है दोस्तों इसको भी समझ लेते हैं, वो है दोस्तों CAB मेथड फॉर CPR। इसमें C होता है कंप्रेशन के लिए। कंप्रेशन किस चीज का, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द चेस्ट कंप्रेशन। A होता है एयरवे के लिए, मतलब ओपन एंड क्लियर द एयरवे फॉर ब्रीथिंग। और B होता है दोस्तों ब्रीथिंग के लिए, प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीथ टू रिस्टोर ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब माउथ टू माउथ देकर। दोस्तों ये कंप्रेशन है, इसमें आपको हार्ड पुश देना है चेस्ट में। ये रहा एयरवे जिसको आपको बेसिकली लिफ्ट कर देना पीछे की तरफ, और ये रहा ब्रीथिंग जिसमें आपको माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ देना। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कंप्रेशन मेथड क्या है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले समझे। तो करेक्ट टेक्निक होती है दोस्तों, उसमें आपको करना क्या है, दोनों हाथों को सेंटर ऑफ द चेस्ट के पास रखना है कुछ इस तरीके से। इसमें आपको कंप्रेस करना है 5 सेंटीमीटर डीप तक के, और जो रेट होना चाहिए दोस्तों वो 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट का होना चाहिए। तो याद रखना 5 सेंटीमीटर का कंप्रेशन डीप होना चाहिए और 120 मिनट मैक्स रेट पर मिनट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एयरवे और ब्रीथिंग की। तो इसके लिए आपको ना हेड को टिल्ट करना है बैकवर्ड पोजीशन में कुछ इस तरीके से, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ ना हो, एयरवे जो है वो खुल जाए। इसके अलावा आपको चिन को लिफ्ट करना है अपवर्ड में। इसके लिए आप लोग 2 फिंगर का यूज कर सकते हो चिन को लिफ्ट करने के लिए, सो दैट एयरवे पैसेज जो है वो ओपन अप हो जाए। और प्रोवाइड करना है 2 रेस्क्यू ब्रीथ, जिसमें आप लोग कर क्या रहे थे, सांस दे रहे थे खुद से, और ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं, और क्या इफेक्टिव वेंटिलेशन बन रहा है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आप लोग का AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब ये क्या चीज है दोस्तों, ये किस्म की मशीन है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं कार्डियक अरेस्ट के दौरान। याद है इंसान मरने की हालत में आ जाता है, उस दौरान आप लोग शॉक देना शुरू करते हो, वो है आप लोग का ये। अभी आप लोग को कॉमनली एयरपोर्ट, मॉल या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस में मिल सकता है, क्योंकि सडनली किसी को भी हार्ट अटैक आ गया
तो आप तुरंत इस मशीन के थ्रू उसको बचा सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस होता क्या है। तो सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस वो फिजिकल और मेंटल रिस्पॉन्स है जब लाइफ की डिमांड इंसान की कोपिंग एबिलिटी से ज्यादा होती है, तब आप लोग को स्ट्रेस हो जाता है। तो सिंपल वे में कहूं कि स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस मतलब जब जो भी लाइफ की चीजें चल रही है उसका जब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हो अच्छे से, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, इट अराइज फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रेशर और द इंटरनल फियर, एक्सेप्शंस एंड द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है गुड स्ट्रेस, जिसके थ्रू आप मोटिवेट रहते हो, अपने फोकस को इंप्रूव कर पाते हो और किसी भी इंडिविजुअल इंसान को उसके गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। दूसरा होता है दोस्तों आप लोग का बैड स्ट्रेस, जिसको हम लोग डिस्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये कब होता है दोस्तों? एंजाइटी, टेंशन, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। और अगर ये ज्यादा टाइम तक के चल रहा है दोस्तों, तो इसकी वजह से फिजिकल और मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कॉजेस की स्ट्रेस की। तो सबसे पहला होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, डेप्थ हो गया, जॉबलेस हो या फिर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, उसकी वजह से आप लोग को स्ट्रेस हो सकता है। पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, जहां पे फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बिजी डेली रूटीन की वजह से भी, हेक्टिक शेड्यूल है या फिर आपके पास स्ट्रेस का बहुत कम टाइम मिल रहा है। वर्क प्रेशर भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस को प्रोड्यूस करने के लिए, कि डेडलाइन अचीव करना है, एग्जाम कल है, पढ़ाई करना है। पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी हो जाता है कि बच्चों को बड़ा करना है, उसकी सारी चीजों को फुलफिल करना है। और पर्सनालिटी ट्राइड की वजह से भी आप लोग को देखने को मिलता है कई लोगों को लो सेल्फ एस्टीम रहता है, उस वजह से ही स्ट्रेस हो जाता है। अब सिम्टम क्या है स्ट्रेस के? तो सबसे पहला होता है एंजाइटी और सैडनेस, लो मूड होना, अच्छा फील नहीं करना, ऐसा सोचना कि सब कुछ खराब हो रहा है। एंगर या फिर इरिटेशन की वजह से भी आप लोग को स्ट्रेस होता है। फ्रस्ट्रेशन होना, इमोशनल आउटबर्स्ट की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देता है, जिसके थ्रू डिसीजन मेकिंग में दिक्कतें आती है। सोशल विथड्रॉ का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई लोग है ना लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, आइसोलेट रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से सोशल इंटरेक्शन कम होता है और स्ट्रेस होने लग जाता है अगर आप लोग ज्यादा लोगों से मिल लो तो। और रेस्टलेसनेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप लोग को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है तो बॉडी के अंदर टेंशन डेवलप होगा और आप लोग को स्ट्रेस जैसा प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो सकता है। अब क्या इफेक्ट होता है स्ट्रेस का बॉडी के सिस्टम में? तो याद रखना, अगर रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करी जाए तो सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। बेबी ने बोली कि यार मैं छोड़ के जा रही हूँ, बेबी ऐसा मत करो, ऐसी वाली प्रॉब्लम होती होगी अगर आपने ऑब्जर्व करे हो। अगला होता है इम्यूनिटी आप लोग की वीक हो जाती है, बीमार रहने लग जाते हो। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आपका हार्ट रेट जो इंक्रीज हो जाता है एकदम से। सडनली आप सुने कि अरे यार हमारे यहाँ किसी के साथ कुछ फलानी चीज हो गई, तो एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है। डाइजेशन सिस्टम में इश्यूज आ जाते हैं दोस्तों, स्टमक इश्यूज देखने को मिलते हैं। कई बार देखे होंगे ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो खाना ही नहीं खिलाता है। मसल सिस्टम के अंदर टेंशन और पेन डेवलप हो जाता है दोस्तों स्ट्रेस की वजह से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्चुअल में हार्मोन का डिस्ट्रप्शन हो जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ तभी बेटर रहती है जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। तो आई होप तुम लोग को यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हुई। अगला जो आपका टॉपिक है वो है योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। तो योगा एक्चुअल में स्ट्रेस को नेचुरली रिड्यूस कर देता है बाय बैलेंसिंग बॉडी एंड माइंड थ्रू द फिजिकल पोस्चर, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। रेगुलर योगिक एक्सरसाइज करोगे तो जितने भी टाइप का स्ट्रेस है दोस्तों ये रिड्यूस हो जाता है और ये एक्चुअल में प्रमोट करता है कामनेस और वेलबींग को। अब बात कर लेते हैं योगिक प्रैक्टिस फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप ओम चैंटिंग कर सकते हो प्राणायाम में जाके, आप कपालभाति कर सकते हो, इसके थ्रू भी आप लोग का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। सूर्य नमस्कार डेली करो, ताड़ासन आप परफॉर्म कर सकते हो, वृक्षासन कर सकते हो, अर्ध चक्रासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन और शवासन वन ऑफ द बेस्ट योगिक क्रिया होती है जिसके थ्रू एक्चुअल में हाइपरटेंशन स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अब प्राणायाम और मेडिटेशन क्या स्ट्रेस के लिए बेनिफिशियल है? तो याद रखना दोस्तों ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। प्राणायाम जितने भी होते हैं, चाहे नाड़ी शोधन प्राणायाम हो, कपालभाति हो, ये सभी के सभी स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रमारी, ये सभी के सभी एक्चुअल में नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं, मेंटल टेंशन को दूर करते हैं। ये प्रैक्टिस एक्चुअल में एक्टिवेट करती है बॉडी रिलैक्सेशन को और आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है इसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। आप इसको परफॉर्म करोगे तो आप लोग का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। भ्रमारी प्राणायाम जो है दोस्तों इसमें हमिंग बी ब्रीथिंग आप लोग लेते हो इस तरीके से, तो इसके थ्रू भी आप लोग को एक रिलैक्सेशन मिलता है। और मेडिटेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कहीं ना कहीं माइंडफुल अवेयरनेस देती है और आप लोग को स्ट्रेस से दूर रखती है। अब बात करते हैं योगा की डाइट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप लोग सात्विक डाइट कंज्यूम करोगे तो आप लोग को कभी भी स्ट्रेस नहीं होता है। इसके अंदर आप फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, स्प्राउट या फिर होल फूड्स आप कंज्यूम कर सकते हो। कौन से फूड्स अवॉइड करना है? फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, अल्कोहल और बेवरेजेस। अगला टॉपिक है योगा इन प्रिवेंशन ऑफ द कॉमन डिसीजेस। सीधी बात है योगा की वजह से आप डिफरेंट टाइप की जितनी भी क्रोनिक डिसीजेस है उन सब से आप दूर रह सकते हो। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो बीमारियां होगी नहीं, लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, लोअर बैक पेन, अस्थमैटिक प्रॉब्लम या फिर आर्थराइटिस। इन सभी से आप लोग दूर रहते हो अगर आप लोग रेगुलर योगा करते हो। यह आप लोग की लाइफ को हेल्दी बनाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ओबेसिटी की। तो ओबेसिटी क्या होता है? एक ऐसे टाइप की कंडीशन जहां पे आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में फैट एक्यूमुलेट हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं ओबेसिटी। ये
एक्चुअल में हेल्थ को बहुत ज्यादा सीवियर वे में अफेक्ट करता है। ओबेसिटी के चक्कर में भी डायबिटीज हो जाती है। ओबेसिटी के चक्कर में और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स भी अकर होती है, चाहे वो फ्लैट फुट हो या फिर स्पाइनल डिसऑर्डर्स। याद रखना आज के टाइम में ओबेसिटी ग्लोबली कहीं ना कहीं डायबिटीज को भी कंट्रीब्यूट कर रही है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज को, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज भी बढ़ाती है और जॉइंट्स प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। क्या कॉज होता है ओबेसिटी का दोस्तों? हाई कैलोरिक डाइट कंज्यूम करने की वजह से। आप बस खाए जा रहे हो, वो भी स्पेशली कौन सा डाइट? हाई फैट और शुगरी फूड। ये एक्चुअल में फैट को बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करती है। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ है, आप फिजिकल एक्टिविटीज कर ही नहीं रहे हो लंबे वक्त तक के, तो आप लोग को ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जेनेटिकल प्रॉब्लम भी होता है कि आपके मम्मी पापा भी अगर मोटे थे तो आप भी हो जाओगे, बट हाँ, उसको कंट्रोल करा जा सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से भी मोटापा हो जाता है, लाइक थायराइड के डिसऑर्डर की वजह से या एंड्रोक्राइन डिस्ट्रप्शन की वजह से, स्ट्रेस ईटिंग की वजह से भी आप लोग को ये देखने को मिलता है। अब योगा आप लोग को कौन कौन सा करना चाहिए ओबेसिटी के लिए? तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग कपालभाति, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तासन, कुंजल, सर्वांगासन, नौली, भुजंगासन, धनुरासन, ताड़ासन, ये सभी परफॉर्म कर सकते हो अगर आपको ओबेसिटी को रिड्यूस करना है, क्योंकि ये सारे आसन एक्चुअल में रिकमेंड किए जाते हैं फॉर रिड्यूसिंग दी ओबेसिटी। इनके डायग्राम आपको मालूम होने चाहिए एग्जाम में। प्राणायाम की बात करी जाए दोस्तों ओबेसिटी के लिए, तो याद रखना नाड़ी शोधन प्राणायाम एक्चुअल में नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ब्रह्मी काम डाउन करता है आपकी बॉडी को। सूर्य भेदन प्राणायाम एक्चुअल में नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एनर्जी बूस्ट करता है। और भस्त्रिका स्टिमुलेट करता है। भ्रस्त्रिका एक्चुअल में एक्सेसिव फैट को रिड्यूस करता है। ये सारे के सारे आसन जो है दोस्तों, ये हेल्प करते हैं फॉर रेगुलेटिंग योर मेटाबॉलिक रेट। अगली बात कर जाए हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन मतलब बड़े पापा और टेंशन, मतलब क्या? नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लेवल से अगर आप लोग का ब्लड प्रेशर चला जाता है, तब आपको हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड हार्ट डिसीजेस भी हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है या फिर ब्रेन हैमरेज जैसा प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये किस्म का साइलेंट किलर होता है दोस्तों, जो कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर किडनी डिसीजेस जैसी प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकता है। बात कर जाए योगा क्या एक्चुअल में हाइपरटेंशन को ठीक कर सकता है? जी हाँ, अगर आप रेगुलर योगा करते हो तो ये आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और डीप रिलैक्सेशन आपके नर्वस सिस्टम को देता है। कौन कौन से आसन करना चाहिए इसके लिए? ताड़ासन, जिसको माउंटेन पोज के नाम से जानते हैं, कटी चक्रासन, जिसे हम लोग वेस्ट रोटेटिंग पोज के नाम से जानते हैं, वज्रासन, जिसे थंडरबोल्ट पोज कहते हैं, उष्ट्रासन, जिसे कैमल पोज कहा जाता है, भुजंगासन कोबरा पोज के नाम से जाना जाता है, शवासन, जिसे कॉर्पस पोज के नाम से जानते हैं। ये सारे आसन एक्चुअल में हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। अब प्राणायाम क्या है? हाइपरटेंशन को ठीक करता है। जी हाँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम एक्चुअल में इसको ठीक करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। उज्जयी प्राणायाम आप लोग के हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करता है। ब्रह्मी के बारे में मैं बता चुका हूं दोस्तों, ये भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उसको नॉर्मलाइज करने का काम करता है, क्योंकि सूथनिंग प्रोवाइड करता है, उसके अंदर वाला साउंड आता है ना, इस वजह से। तो ये सारे के सारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम करते हैं। लोअर बैक पेन की बात कर लेते दोस्तों, तो याद रखिएगा, अगर बॉडी का पुअर पोस्चर है या वीक मसल्स है या स्ट्रेन बहुत लंबे वक्त तक के बैठने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो कहा जाता है कि वो एक लोअर बैक पेन है। यह आप लोग को इस रीजन में देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा कॉमन है आज के टाइम में। एक किस्म का मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है वर्ल्ड वाइड। आज के टाइम में हम लोग ज्यादातर चेयर में बैठकर काम करते हैं, चाहे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, तो आप लोग को ऐसा टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है जब बहुत ज्यादा देर तक के आप बैठे रहते हो। मेनली ज्यादातर उसकी वजह से होता है, बाकी पुअर पोस्चर, वीक मसल्स की वजह से भी देखने को मिलता है। ये लाइफ को इंपैक्ट करता है, प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है। इसको ठीक करने के जो आप लोग के आसन से जो योगा के अंदर आपको करना चाहिए वो है ताड़ासन, अर्धचक्रासन, सेतु बंधन, मर्जारी आसन, भुजंगासन, मकरासन और शवासन। अगला डिसीज है दोस्तों अस्थमा। आइए जानते हैं। अरे यार, ये एआई ने कैसी फोटो बना दी, एक हाथ इधर जा रहा है कि मतलब थोड़ा सा उसको इग्नोर करें। अस्थमा क्या है दोस्तों? एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। जैसे कोविड-19 आया तो कोविड-19 के बड़े पापा है अस्थमा, जहां पे एक्चुअल में होता क्या है, जो आपका एयरवे है, जैसे मान लेते हैं आपका विंड पाइप है, ये अगर चोक्ड होने लग जाए या फिर म्यूकस जमा होने की वजह से स्वेलिंग आ जाए, अब ये प्रॉपर वे में एयरवे जो है, एयर का फ्लो नहीं बना पाता, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथिंग जैसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ज्यादा रात में जागने की वजह से होता है। अगर आपके आसपास में एयर पॉल्यूशन है तो उसकी वजह से देखने को मिलेगा। कौन कौन से आसन करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? तो ताड़ासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और मत्स्य आसन आप कर सकते हो। इनके दूसरे नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं, पॉज करके एक बार रीड कर लो। अब अस्थमैटिक प्रॉब्लम है तो क्लिंजिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो आप जलानेती कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग का नेजल क्लीनिंग हो जाएगी, मतलब नाक साफ हो जाएगी। कपालभाति के थ्रू स्कल शाइनिंग ब्रीथ मिलेगी। हाई एक्सहेलेशन की वजह से वहां पे भी आप लोग का जो नेजल पाथ है वो भी साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राणायाम की, जो अस्थमा के लिए आपको करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीथिंग होती है, जो एक्चुअल में काम डाउन भी करता है और एयर फ्लो को बैलेंस भी करता है। ब्रह्मारी एक्चुअल में हमिंग बी ब्रीथिंग होती है, जिसके बारे में बार बार बता चुका हूं। ये एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन को कम करता है जो आपके लंग्स के अंदर है। और भस्त्रिका जो है दोस्तों एक्चुअल में लंग्स की स्ट्रेंथनिंग को इंप्रूव करता है और रेस्पिरेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो मैं ये कह सकता हूं तीनों के तीनों एक्चुअल में लंग्स की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने का काम करते हैं। अगला है दोस्तों आप लोग का अर्थराइज।
अर्थराइटिस। अर्थराइटिस ना एक किस्म का बड़े पापा और बैक पेन है। बैक पेन में दर्द होता है मसल वाले पोर्शन में, लेकिन अर्थराइटिस वाले पोर्शन में हड्डी के पास तकलीफ होता है, जो लोअर बैक का नीचे वाला जो हड्डी वाला पोर्शन है वहां पे। तो अर्थराइटिस एक किस्म का इन्फ्लेमेशन है जॉइंट का, जिसकी वजह से बहुत हैवी पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कौन कौन से आसन आप लोग इसके लिए कर सकते हो? तो ताड़ासन कर सकते हो क्योंकि पोस्चर को भी इंप्रूव करता है, जॉइंट के अलाइनमेंट के लिए हेल्पफुल है। कटी चक्रासन कर सकते हो, स्पाइन की मोबिलिटी इंप्रूव करेगा। वज्रासन कर सकते हो, नी जॉइंट और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगा। उष्ट्रासन कर सकते हो, चेस्ट की स्ट्रेंथनिंग देगा, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मृज्जी आसन कर सकते हो जो कि कैट काउ स्ट्रेचिंग मेथड होती है, जो स्पाइन की मोबिलिटी को इंप्रूव करता है। गौमुख आसन यहाँ पे शोल्डर की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है और हिप जॉइंट को स्ट्रेंथनिंग देता है। भुजंग आसन एक्चुअल में लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। इसके थ्रू एक्चुअल में अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम ठीक होती है। अब अगर मैं बात करता हूं प्राणायाम की दोस्तों, जो अर्थराइटिस के लिए आप लोग को करना है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन को बॉडी के अंदर से रिड्यूस करता है। उज्जयी प्राणायाम की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो एक्चुअल में ये इंटरनल हीट जो है दोस्तों बॉडी के अंदर उसको रिड्यूस करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जॉइंट पे। भ्रमारी एक्चुअल में रिलैक्सेशन देता है बॉडी को और पेन प्रेसिपिटेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ये सारे के सारे मिलकर इंप्रूव करते हैं रिलैक्सेशन एंड सर्कुलेशन प्रोसेस के लिए। योगा क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। योगा कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है बाय इन्फ्लुएंसिंग द बॉडी, माइंड, इमोशन एंड द सोशल बिहेवियर एंड द स्पिरिचुअलिटी। तो आई होप क्लियर है। फिजिकल डेवलपमेंट होगा, बॉडी बेटर होगी, जॉइंट मसल्स के बेटर होंगे, मसल स्ट्रॉन्ग होगी, मेंटल आप लोग को यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती है योगा की वजह से। इमोशनली अनस्टेबल अगर आप लोग होते हो तो वो ठीक कर देगा। सोशली होंगे, लोगों से मिलोगे जुलोगे, और स्पिरिचुअलिटी तो ऑब्वियसली बात है इसमें आपको मिलती है क्योंकि आत्मा की परमात्मा से मिलन होता है इसमें। 5 कोश की अगर बात करूं योगा के अंदर, तो ये रहे 5 कोश। सबसे पहला होता है आनंदमय कोश, जो कि ब्लिस बॉडी इंटरमोस्ट स्पिरिचुअल लेयर होती है। अगला होता है वृजनानमय कोश, जिसे हम लोग विजडम बॉडी भी कहते हैं। अगला होता है मनोमय कोश, जो कि एक्चुअल में मेंटल बॉडी, थॉट और इमोशन के लिए यूज होता है। अगला होता है दोस्तों प्राणायाम कोश, जो एनर्जी देता है, वाइटल लाइफ को बेटर बनाता है, सॉरी वाइटल लाइफ फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट है दोस्तों अन्नमया कोश, जो कि फिजिकल बॉडी को बेटर बनाने का काम करता है और आउटर मोस्ट लेयर होता है। तो ये 5 कोश है, याद रखना है आपको। अब कैसे फिजिकल डेवलपमेंट होता है योगा के थ्रू? पोस्चर इंप्रूव होगा, बॉडी का अलाइनमेंट सही होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, रेंज ऑफ मूवमेंट बेटर होगा, बॉडी का बैलेंस सही होगा और बॉडी रिगेन कर पाएगी अपने रिदम को। स्ट्रेंथ अच्छा होगा, मसल एक्सर्ट ज्यादा कर पाएगा, फोर्स। तो ये सारे के सारे फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं थ्रू योगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइएगा इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं योगा के थ्रू दोस्तों, तो जी हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलते हैं। थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग की कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो अगर आप लोग रेगुलर योगा करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है, मेमोरी पावर इनहैंस होती है, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग की जो थिंकिंग एबिलिटी वो शार्प होती है। इसके लिए आप लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हो, जिसको हम लोग सन सैल्यूटेशन सीक्वेंस भी कहते हैं। त्राटका कर सकते हो, जिसके थ्रू कंसंट्रेशन प्रोसेस रहती है गेजिंग प्रैक्टिस के फॉर्म में, जिसको स्टार्टिंग में देख चुके हैं। प्राणायाम ऑब्वियसली बात है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो ये सब कुछ कर सकते हो आप इसके अंदर। इमोशनल डेवलपमेंट क्या योगा की वजह से होता है? जी हाँ, होता है। अगर आप रेगुलर योगा करोगे तो एंजाइटी को रिड्यूस करेगा, आपकी जिंदगी को काम डाउन करेगा, स्ट्रेस से रिड्यूस करेगा, डिप्रेशन को ये रिड्यूस करता है, मूड बेटर करता है, डोपामाइन लेवल को नॉर्मलाइज करता है और इमोशनल वेलबींग देता है। और इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहती है। जो आप लोग थोड़े थोड़े चीजों में रो देते हो, गुस्सा हो जाते हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग इस टाइप की प्रॉब्लम से दूर हो सकते हो। अब सोशल डेवलपमेंट की बात करी जाए दोस्तों, तो यम, नियम, प्रातहार, प्रत्याहार और ध्यान, ये वही चीज है जिसको थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। ये सोशल डेवलपमेंट में काम करते हैं। एक बार पॉज करके इसका रीड कर लो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करी जाए योगा के लिए दोस्तों, तो बिल्कुल सीधी बात है, मेडिटेशन, यम, नियम, ये सभी के सभी कंपैशन, वैल्यू, सेल्फ अवेयरनेस और इनर पीस देते हैं। सीधी बात है, योगा को बेसिकली किया इसलिए जाता था कि आत्मा की परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाने के लिए योगा किया जाता था। समझे? तो आई होप क्लियर हुआ यहां तक के। अब कंक्लूजन की बात करते हैं दोस्तों, तो योगा एक्चुअल में कंप्लीट हेल्थ, डिसीजेस से बचाने का काम और आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम करता है। तो मैं ये कह सकता हूं एक किस्म की होलिस्टिक अप्रोच है, जिसके थ्रू आपका फिजिकल पोस्चर बेटर हो रहा है, ब्रीथिंग प्रैक्टिस हो रही है, मेडिटेशन आप लोग कर पा रहे हो, एथिकल लिविंग वैल्यूज डेवलप हो रही है। तो ये सारी चीजें आप लोग को योगा के थ्रू देखने को मिल रही है और ओवरऑल बॉडी की वेलबींग भी बेटर हो रही है और आप लोगों से सोशल भी हो पाते हो। हर एक एज ग्रुप के लोगों को, हर एक बैकग्राउंड के लोगों को करना चाहिए योगा, क्योंकि आप लोग की कंप्लीट हेल्थ, डिसीज से बचाने का काम और पर्सनालिटी को बैलेंस फॉर्म में लेकर चलती है। होलिस्टिक अप्रोच मतलब कि, तो यहां से होता है दोस्तों आप लोग का कंप्लीट पोर्शन कवर। तो दोस्तों हम लोगों ने जो थ्योरी पोर्शन है उसमें से 50 मार्क्स का जो आपका आने वाला है, उसमें से 40 मार्क्स को प्रिपेयर कर लिए, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के ऊपर बेस्ड था। 3 यूनिट जो योगा के ऊपर अभी पढ़े, जहां से आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बचे हुए जो आपका 50 मार्क्स का पेपर है, उसमें जो 10 मार्क्स है,
ये आप लोग का रहने वाला है ये पोर्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर, जिसमें आपको 5 यूनिट देखने को मिलती है। बहुत सारी चीजें दी हुई है जो कि कुछ काम वाम की है नहीं, क्योंकि हर यूनिट मात्र आपको 2 नंबर दिला रही है। तो 2 नंबर लायक का पढ़ लेते हैं, जिससे 10 नंबर यहां से बन जाए, सो दैट आप लोग का ज्यादा लेंथी वीडियो भी ना हो और काम की चीजें पढ़ ले जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। बाकी याद रखना यही पोर्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जो 40 नंबर दिला रही है। ये वैसे भी फेकम वाकी टॉपिक है, अगर नहीं भी पढ़कर गए ना तो भी आप इसको आराम से अटेंड कर सकते हो, बट पढ़ लो यार, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यूनिट से शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो है आप लोग की कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। तो कम्युनिकेशन सबसे पहली चीज होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे टू वे आप लोग अपने थॉट्स को, इंफॉर्मेशंस को, आइडियाज को, फीलिंग को, मैसेजेस को एक्सचेंज करते हो, वो कहलाता है दोस्तों कम्युनिकेशन। किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो, सिंबल के थ्रू कर सकते हो, अपने बिहेवियर के थ्रू या साइंस के थ्रू। कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोग किसी भी चीज को समझ सकते हो कि सामने वाला इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है, चाहे आपकी सोशल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। कम्युनिकेशन के अंदर जो चीजें आती है वो आती है सबसे पहले लिसनिंग, पहले सुनो क्या कह रहा है, फिर उनसे बात करो, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये 4 मेजर स्किल्स है दोस्तों, जिसके थ्रू आप लोग प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन कर सकते हो। और ये 4 स्किल्स के थ्रू ही दोस्तों प्रॉपर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो पाता है और एक्सप्रेशन हो पाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। अब कम्युनिकेशन के अंदर होता क्या है, एक सेंडर इन्वॉल्व रहता है जो एक्चुअल में मैसेज को इनकोड करके देता है। वो एक चैनल के थ्रू जाता है दोस्तों, और वो मैसेज फिर ट्रांसमिट होता है, और फिर रिसीवर रहता है जो उसको समझ पाता है। सिंपल वे में कहूं कि मैंने आपसे कुछ कहा, किसी फलाने लैंग्वेज में कहा, तो ये इनकोड होकर गया, किस चैनल के थ्रू गया, एक फलानी लैंग्वेज के थ्रू गया, और आपने उसको, मतलब जो रिसीवर है उसने उसको डिकोड करे। अगर आपको मेरी लैंग्वेज आती है तो आप समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूं, और उसके बाद आपसे मैं फीडबैक कंफर्मेशन लूंगा कि जो मैंने आपको समझाया कि आप लोग को करेक्टली समझ में आया कि नहीं, तो वो आप लोग का फीडबैक कंफर्मेशन हो गया। तो याद रखना इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब आप लोग क्लियर, कॉन्शियस और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बिना किसी डिस्ट्रप्शन के साथ प्रोवाइड कर रहे हो, और कम्युनिकेशन के बीच में किसी भी टाइप का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, तभी मैसेज करेक्टली पहुंच सकता है। जैसे देखो ये सेंडर साहब है और ये रिसीवर साहब है, ये कुछ बोलेंगे, ये समझेंगे और फिर ये उनको फीडबैक देंगे। तो ये सारी चीजें चैनल के थ्रू हो रही है। अगला टॉपिक है दोस्तों लिसनिंग स्किल और एक्टिव लिसनिंग। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है कि लिसनिंग मैटर करता है क्या? जी हाँ करता है, क्योंकि इसी के थ्रू आप लोग कम्युनिकेशन समझ सकते हो कि वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन से आइडियाज आपसे शेयर कर रहा है, और इन्हीं के थ्रू रिलेशनशिप बिल्ड होती है। और जितने भी टाइप के दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों, याद रखना लिसनिंग के थ्रू ही आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्टिव लिसनिंग। क्या होता है? तो एक्टिव लिसनिंग मींस लिसनिंग केयरफुली विद फुल अटेंशन, विद एम्पैथी एंड प्रॉपर रिस्पॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव लिसनिंग। कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं, और आप प्रॉपर अटेंशन के साथ समझ रहे हो, और जो मैं पूछ रहा हूं उसका प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो कहलाएगा एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग के जो की कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? जब भी मैं आपको समझा रहा हूं तो आप लोग का आई कांटेक्ट मेंटेन रहना चाहिए, आपका प्रॉपर जेस्चर रहना चाहिए, किसी भी टाइप से डिस्ट्रैक्शन आप लोग को देखने को नहीं मिलना चाहिए, और प्रॉपर फीडबैक्स आप लोग लोगे। तो ये की कंपोनेंट होते हैं एक्टिव लिसनिंग के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अब दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच जो है आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन द सेंटेंस। याद है मेन पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? बचपन में पढ़े हो यार, मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत पड़ेगी। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया और वर्ब हो गया। इन सब के अलावा सपोर्टिंग पार्ट क्या होते हैं दोस्तों? तो याद होगा आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सभी चीजें आपने बचपन में क्लास 3rd, 4th, 5th में पढ़कर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दीज आर द पार्ट ऑफ स्पीच। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? तो बेसिकली ये कंटेन करता है 3 चीज। सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और सब्जेक्ट होना चाहिए। ये टुगेदर मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट मीनिंग किसी भी सेंटेंस का। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों याद रखना 4 मेन टाइप के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव, जो कि स्टेट फैक्ट होता है। अगला होता है इंट्रोगेटिव, जो कि आस्क क्वेश्चंस के फॉर्म में होते हैं। फिर होती है एक्सक्लेमेटरी, जहां पे आप लोग स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करते हो। और लास्ट होता है दोस्तों इंपेरेटिव, जहां पे आप कोई ऑर्डर देते हो या एडवाइस देते हो। तो ये थे आप लोग का, तो ये था आप लोग का चैप्टर। आई होप समझ में आया होगा। याद रखना गुड कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव तभी हो सकती है जब प्रॉपर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ग्रामर सही हो और प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, तभी आप लोग प्रॉपर वे में गुड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर पाओगे। तो दोस्तों यहां से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ, जो कि आप लोग का सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर सेल्फ मैनेजमेंट क्या चीज है दोस्तों। सिंपल वे में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, खुद को डिसिप्लिन में रखना, टाइम पर अपना काम
करना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना और अपने गोल पे फोकस करना ही कहलाता है दोस्तों सेल्फ मैनेजमेंट। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, द एबिलिटी टू कंट्रोल द वन इमोशन, थॉट्स, behavior effectively in the different situation. It helps the person to stay disciplined, punctual, motivated and focused as well as on their academic goals. Strong self management एक्चुअल में डेवलप करता है पॉजिटिव थिंकिंग, साथ में आपका काम रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, सेल्फ अवेयरनेस रहता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर सक्सेस इन देयर स्टडी, करियर और डेली लाइफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों कि आखिर मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन बेसिकली मोटिव वर्ड से निकला हुआ है जहां पे आप स्टिमुलेट कर रहे हैं किसी भी पर्सन को उसके गोल के लिए। तो बेसिकली मोटिवेशन दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो एक्चुअल में आपके इंटरनली निकल के आता है, मतलब खुद से मोटिवेट हो रहे हो कि मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना है। एक्सटेंसिव मोटिवेशन दूसरों के थ्रू मोटिवेट होते हो आप, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर लेकर आ जाओ। लेकिन याद रखना इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा दिन तक के सस्टेन रहता है एज कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक के। तो मोटिवेशन क्या है, वही चीज the inner and the outer force that drive a person toward their goal, that is called as motivation. अगला टॉपिक था आप लोग का कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड एक्चुअल में हेल्प करता है पर्सन को, जिसके थ्रू कोई भी इंसान हैप्पी, कॉन्फिडेंट और मेंटली स्ट्रांग रहता है। ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डिसीजन मेकिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए और आपकी परफॉर्मेंस लेवल को बेटर बनाने के लिए। अब कौन सी पॉजिटिव हैबिट है दोस्तों जिसके थ्रू आप लोग मेंटेन कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी? सबसे पहला होता है मॉर्निंग अफर्मेशन, दूसरा होता है लर्निंग फ्रॉम द फेलियर्स, थर्ड होता है हेल्दी रूटीन एंड द एक्सरसाइज और लास्ट में होता है प्रॉपर मेडिटेशन और स्लीप साइकिल को मेंटेन करके रखना। तब आप लोग की जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी आराम से आ जाएगी। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिजल्ट ओरिएंटेशन। स्ट्रेस क्या है दोस्तों, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। एक ऐसी स्टेट जहां पे आप लोग अपसेट फील कर रहे हो, वरीड फील कर रहे हो या फिर हेल्पलेस फील करते हो, किसी भी फलानी सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल ना कर पाओ तब। लेकिन याद रखना इसको मैनेज किया जा सकता है। कैसे? पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ बात करके, अकम्प्लिशमेंट शीट को मेंटेन करके या फिर रेगुलर एक्सरसाइज या फिर योगा को करके आप लोग स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। अब रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है दोस्तों? इट मींस दैट focusing on a desired outcome and taking plans step by step to achieve them through their स्पेसिफिक गोल, दैट इज कॉल्ड एज रिजल्ट ओरिएंटेशन। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर आउटकम निकालने की कोशिश कर रहे हो। अब ये कैसे अचीव हो सकता है? प्रॉपर गोल होना चाहिए आपके पास, सही एक्शन प्लान होना चाहिए, हार्डवर्क करना आना चाहिए और डेली मॉनिटरिंग करते हुए चलना है कि आप लोग कितने अच्छे से चीजों को सीख पा रहे हो। बात करी जाए कि स्मार्ट गोल सेटिंग क्या होता है। अब ये स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? वो टारगेट जो आप लोग सच में अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। जितने भी गुड गोल्स रहते हैं दोस्तों, ये क्लियरली डिफाइन रहते हैं कि हाँ मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो वो आप लोग का गुड गोल हो गया। अब बात करता हूं अगर मैं स्मार्ट गुड गोल की, तो स्मार्ट वर्ड के अंदर एस निकल के आता है स्पेसिफिक, क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। दूसरा होता है एम मतलब मेजरेबल, क्या सारी चीजें प्रोग्रेस सही तरीके से हो रही है कि नहीं। ए होता है एक्शन, आर होता है रियलिस्टिक, क्या गोल सच में प्रैक्टिकली अचीव हो भी पा रहा है कि नहीं, और टी होता है टाइमली, क्या टाइम के अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो रही है कि नहीं। तो ये मिला के बनाता है स्मार्ट गोल सेटिंग। अगले टॉपिक की बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और फीलिंग और बिहेवियर को पहचानना कहलाता है दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस। बात करते हैं पर्सनैलिटी क्या है, तो याद रखना पर्सनैलिटी को प्रॉपर डेफिनेशन से तो नहीं समझाया जा सकता है, बट आप लोग की फिजिकल, इमोशनल, मेंटल डायमेंशन जो कि दुनिया में बाकी लोगों से बेटर अगर आपको बना रहे हैं, तो वो कहलाती है वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट, फीलिंग, बिहेवियर दैट मेक द पर्सन यूनिक, that is called as personality. Self awareness एक्चुअल में हेल्प करता है टू इंप्रूव देयर रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस, इमोशनल बैलेंस, पर्सनल ग्रोथ, और ये साथ में सपोर्ट करता है एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों बिग 5 पर्सनैलिटी ट्राइड। क्या होता है? ये होता है दोस्तों ओपननेस, मतलब ऐसे टाइप का इंसान जो क्यूरियस रहता है, नई चीजों को जानने और सीखने में इंटरेस्टेड रहता है। सी से होता है कंसाइंशियसनेस, जो डिसिप्लिन रहता है, गोल ओरिएंटेड रहता है। ई से होता है एक्सट्रोवर्जन, जो कि बहुत ज्यादा सोशल है, एक्सट्रोवर्ट नेचर का है। और ए होता है एग्रीएबलनेस, जो कि काइंडनेस और हमेशा एग्री हो जाता है किसी भी चीजों में। एन से होता है न्यूरोटिज्म, जो कि इमोशनली अनस्टेबल है, हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है। ऐसे टाइप की डिफरेंट पर्सनैलिटी कहलाती है बिग 5 थ्योरी। याद रखने के लिए आप लोग ओशियन वर्ड याद रखना। ओ से ओपननेस, सी से कंसाइंशियसनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीएबलनेस और एन से न्यूरोटिज्म। इन सभी के थ्रू आप लोग डिफरेंट पर्सनैलिटी को समझ सकते हो। आप मुझे बताओ आप कौन से टाइप की पर्सनैलिटी के अंदर आते हो। तो यहां से दोस्तों आप लोग के 2 यूनिट कवर अप हो चुके हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं आईसीटी स्किल्स की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, जिसको हम लोगों ने आईसीटी स्किल्स के नाम से चैप्टर देखे हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग को यह जानना है कि आखिर आईसीटी होता क्या है। आईसीटी मतलब
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये रिफर होता है किस चीज के लिए? टू यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टूल टू एक्सेस, मैनेज, क्रिएट एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। अब अगर मैं सिंपल वे में अगर आप लोग को ICT समझाऊं तो क्या है ये? इसका मतलब है कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल टूल्स का सही तरीके से यूज करके इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, क्रिएट के साथ साथ स्टोर करना, मैनेज करना और शेयर करना दूसरों को। तो स्प्रेडशीट के थ्रू हम लोग ये चीजों को कर पाते हैं क्योंकि ये किस्म से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि मेड होता है ऑन द रो, कॉलम और सेल के फॉर्म में। सिंपल वे में कहूं तो आप लोगों ने कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल चलाए होंगे या गूगल शीट चलाए होंगे, उसी की बात की जा रही है। तो वो एक किस्म से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। कहां कॉमनली यूज किया जाता है इसे? टू मेंटेन द रिकॉर्ड सच एज एक्सपेंस, मार्कशीट, शॉप अकाउंट और फाइनेंस डेटा के फॉर्म में। अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, वो है कंपोनेंट एंड बेसिक ऑपरेशन इन द स्प्रेडशीट। सबसे पहले इसके अंदर देखने को मिलता है रो, जो कि एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल सेल के फॉर्म में आप लोग को स्प्रेडशीट में देखने को मिलता है। कॉलम होते हैं वर्टिकल सेल के फॉर्म में आप लोग को स्प्रेडशीट में डाउनवर्ड फॉर्म में। सेल होते हैं दोस्तों इंटरसेक्ट ऑफ रो एंड कॉलम लाइक A1, A2, A3, D4 ऐसे आप लोग को देखने को मिलते हैं एक्सेल के अंदर। वर्कशीट और वर्कबुक होती है दोस्तों एक सिंगल शीट जहां पे डिफरेंट टाइप के मल्टीपल वर्कशीट आप लोग को देखने को मिलते हैं, और वर्कबुक के अंदर आप लोग को मल्टीपल वर्कशीट देखने को मिलते हैं। अब जो डेटा एंटर आप लोग करते हो स्प्रेडशीट के अंदर वो टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूले के फॉर्म में करते हो। बेसिक ऑपरेशन इंक्लूड एंट्री डेटा, एडिटिंग डेटा, डिलीटिंग डेटा, सिलेक्टिंग मल्टीपल सेल, सेविंग फाइल इन डिफरेंट फॉर्मेट, ये सब आप लोग उसके अंदर देखने को मिलता है। और फॉर्मूला बार आप लोग को देखने को मिलता है जो कि व्यू और एडिट के लिए यूज होता है इन द सेल। अब बात करते हैं वर्किंग विद द फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग इन द स्प्रेडशीट की। तो याद रखना फॉर्मूले बहुत सारे आप लोग को देखने को मिलते हैं स्प्रेडशीट के अंदर, जिसके थ्रू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंट चीजों को इक्वल साइन लगाने के बाद। लाइक एडिशन कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम सेल रेफरेंसेस को यूज करके, लाइक सम फंक्शन के साथ। फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो फॉर कॉपिंग द अदर सेल ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको कुछ फॉर्मुलेस दिखा रहा हूं एक्सेल के, एक बार आप इसको देख लीजिए स्क्रीन पे। इसके थ्रू आप लोग डिफरेंट फॉर्मूले यूज करके स्प्रेडशीट में यूज कर सकते हो। तो फॉर्मेटिंग बेसिकली इंप्रूव करता है रीडेबिलिटी बाय चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक इफेक्ट, ये सभी प्रॉपर फॉर्मेटिंग रहेगी दोस्तों। तो जो स्प्रेडशीट है उसका डेटा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो पाएगा, जैसे कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल रहा है। एडवांस स्प्रेडशीट फीचर की अगर मैं बात करता हूं तो एडवांस स्प्रेडशीट फीचर के अंदर आता है सॉर्टिंग डेटा, फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्टिंग फाइल विद द पासवर्ड। ये सारी चीजें आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलती है। ये सारे फीचर्स एक्चुअल में हेल्पफुल होते हैं फॉर मैनेजिंग द लार्ज रिकॉर्ड सच एज स्टूडेंट डेटा, शॉपिंग इन्वेंटरी या फिर ऑफिस के रिपोर्ट्स। तो सॉर्टिंग बेसिकली होता क्या है? आप अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को क्विकली चेक कर सकते हो। फिल्टरिंग क्या चीज होता है दोस्तों कि किसी भी सिलेक्टिव डेटा को अगर आप लोग को चाहिए तो वो आप लोग को यहाँ पे निकल के आ जाएगा इररिलेवेंट डेटा को हटाते हुए। पासवर्ड प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्प्रेडशीट में। जिस भी इंसान को आप डेटा भेज रहे हो सिर्फ उसी तक के रहे, उसके लिए आप लोग पासवर्ड प्रोटेक्टेड उसको कर लो, जिससे कि अनऑथराइज्ड चेंजेस उसके अंदर ना हो पाए। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और उसके यूजेस की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्रिएट करते हैं डिजिटल स्लाइड फॉर एक्सप्लेनिंग द आइडियाज, विजुअलाइजेशन एंड इफेक्टिवली। जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं ये पूरा का पूरा एक्चुअल में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बना है। इसके अंदर एक्चुअल में टेक्स्ट, इमेजेस, शेप, चार्ट्स, फॉर्मेटिंग कंटेंट को यूज करके मैंने ये सारी पीपीटी आप लोग के लिए बनाया। डिजिटल प्रेजेंटेशन मेक द टीचिंग, बिजनेस, कम्युनिकेशन एंड प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन मोर अट्रैक्टिव एंड इंपैक्टफुल। जो ये आपको स्लाइड देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं इंपैक्टफुल है कि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की वजह से हो पाया। तो कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर टूल्स आप लोग को बताना चाहता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड, ये आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की बात करी जाए इसके थ्रू आप लोग स्लाइड को क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो प्रेजेंटेशन को, प्रिंटिंग स्लाइड बना सकते हो, नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो या फिर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों यहां से कंप्लीट होती है आपकी 3 यूनिट। अगले यूनिट की तरफ बढ़ते दोस्तों, वो है आप लोग का एंटरप्रेन्योरल स्किल। दोस्तों देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। अब बेसिकली एंटरप्रेन्योर होता कौन है? तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, रिसोर्स उसके लिए ऑर्गेनाइज करते हो, रिस्क उठाते हो और स्टार्ट करते हो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू इनोवेशन आइडियाज निकल के आते हैं इनटू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के फॉर्म में, जिससे कि मार्केट की नीड सेटिस्फाई हो पाती है। आज के टाइम में एंटरप्रेन्योर हर कोई बनना चाहता है। जब से शार्क टैंक आ चुका है, हर कोई के पास कुछ ना कुछ आइडिया है, वो अपने आइडियाज को लेकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है।
पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही आता है। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन सकती है, फिर उसके रिगार्डिंग जो रिसोर्सेज, स्किल्स और आइडियाज की जरूरत पड़ती है उसको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, और उसके बाद आपको इनोवेशन करना है, मतलब जो आपका आइडिया है उसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट और सर्विस के फॉर्म में, और उसके बाद उसकी ग्रोथ करना है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के फॉर्म में देखने को मिल पाए। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक्चुअल में इंप्रूव करता है एंटरप्रेन्योरियल नॉलेज को, स्किल्स को, एप्टीट्यूड को थ्रू द ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू, और साथ ही साथ दोस्तों ये हर एक इंडिविजुअल के लिए एक एम्प्लॉयमेंट और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होता है। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? तो वो पर्सन होता है जो एक्चुअल में आइडिया को निकाल के लाता है, जिसके थ्रू उसका कंप्लीट बिजनेस वो बना रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज द पर्सन हु स्टार्ट और मैनेज द बिजनेस बाय कंबाइनिंग रिसोर्सेज सच एज मनी, लेबर, मटेरियल एंड द आइडियाज। दिस क्वालिटीज हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स फेस अनसर्टेनिटीज एंड अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस इन देयर बिजनेस। अब क्या क्वालिटी होती है जिसके थ्रू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है दोस्तों? तो प्रॉपर इनिशिएटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना उसके अंदर जरूरी है। जो वो काम कर रहा है वो 100% वो उस पर ध्यान देगा और उसको ग्रो करेगा, और उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए सक्सीड करने के लिए। साथ में अगर आप लोग को कोई भी बिजनेस बनाना है तो उसके लिए रिस्क उठाना बहुत जरूरी होता है। हार्डवर्क और मोटिवेशन जो है दोस्तों वो आप लोग को इनर ड्राइव देते हैं, मोटिवेट करते हैं और आपके गोल की तरफ आपको लेकर जाते हैं। जितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए बिजनेस में उन सबको टैकल भी आप कर पाते हो और अपने बिजनेस को और ज्यादा अपलिफ्ट कर पाते हो। डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग, जब भी जहां पे किसी भी टाइप के आप लोग को जजमेंट की जरूरत पड़ रही है तो आपको उसको लेना है, गलतियों से सीखना है, अपने एक्सपीरियंस के दम पर अपने बिजनेस को और बेटर बनाना है। अब टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं और क्या उनके रोल्स होते हैं इसको देख लेते हैं। तो याद रखना एंटरप्रेन्योर को आप लोग डिफरेंट टाइप के टाइप्स में डिफाइन कर सकते हो, उनके मेजर रोल्स के फॉर्म में, इंक्लूडिंग देयर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में। तो आपको करना क्या है, डिफरेंट टाइप के जो भी आपके आइडियाज आ रहे हैं उसको आप एक्शन में कन्वर्ट करो, प्रिपेयर करो एक प्रॉपर बिजनेस प्लान, अरेंज करो रिसोर्सेज को और मैनेज करो ग्रोथ को। दोस्तों याद रखना दोस्तों, एंटरप्रेन्योर कोई भी बाय बर्थ बन के नहीं आता है, ये एक ऐसी कंटिन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस है जो बार बार कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग, मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होते हुए आप लोग इसको अडॉप्ट कर पाते हो। अब डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं? सर्विस एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, आईटी, सोशल एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे डिफरेंट टाइप के आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखना इनके मेजर रोल क्या होते हैं? ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, बिजनेस प्लान्स प्रिपेयर करते हैं, अरेंज करते हैं रिसोर्सेज को जिसकी जरूरत पड़ रही है और सेटअप करते हैं एंटरप्राइज, और साथ में मैनेज करते हैं ग्रोथ को और कंटिन्यूअसली इनोवेशंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बैरियर की बात कर लेते हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर देखने को मिलती है। तो लैक ऑफ कैपिटल एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जहां पैसों की कमी पड़ गई या एब्सेंस ऑफ स्किल लेबर ही नहीं है आपके पास, तो कैसे आप लोग बिजनेस बड़ा बनाओगे? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल आप लोग को देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। सेल्फ डाउट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है कि क्या हम कर भी पाएंगे कि नहीं, और बिजनेस प्लानिंग अगर वीक रही तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है। अब कैसे आप लोग इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हो? सबसे पहले मार्केट की रिसर्च करो, ऐसा आइडियाज लेकर आओ जिसकी सच में जरूरत भी है। जैसे शार्क टैंक के अंदर वो नाभी को गोल करने वाला एक इनोवेशन लेकर आया था, क्या मार्केट में उसकी जरूरत थी भी? नहीं थी। तो क्या वो आइडिया आगे जाके सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। गवर्नमेंट के सपोर्ट और स्कीम्स का फायदा उठाओ, क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इनिशियल जितने स्टार्टअप्स है उनको सपोर्ट कर रही है, इनिशियल ग्रांट और फंड के तौर पे। मेंटरशिप की अगर जरूरत पड़ रही है तो मेंटरशिप लो और प्रॉपर प्लानिंग करो। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर स्टार्टअप होता क्या है। तो स्टार्टअप बेसिकली एक न्यू एस्टैब्लिश बिजनेस बेस्ड इनोवेटिव आइडिया होता है जिसको क्रिएट करके वो भी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। तो किसी भी अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को बनना है तो उसको कुछ की एटीट्यूड्स को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू वो सही तरीके से डिसीजन ले पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, सही तरीके से टीम वर्क करा पाएगा, अपने बिजनेस को एक्सीलेंस की राह में लेकर जा पाएगा। तो कौन कौन से एटीट्यूड्स होने चाहिए? डिसिसिवनेस, इनिशिएटिव, परसिवरेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एटीट्यूड्स होते हैं। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसीज की। इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, एफिशिएंसी और क्वालिटी मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों यहां से हमारी 4 यूनिट कवरअप होती है। लास्ट यूनिट अब कवरअप करेंगे जो है आप लोग की यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल। चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है ग्रीन स्किल्स। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे एनवायरमेंट के लिए, पूरा का पूरा आपको यूनिट डेडिकेट किया गया है किस्म से देखा जाए तो। अब ये ग्रीन स्किल्स होती क्या है तो इसको सिंपल वे में समझते हैं। ये वो स्किल्स होती है दोस्तों जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए,
और नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज करने में हेल्प करती है। तो ग्रीन स्किल्स है क्या? दीज आर द नॉलेज, वैल्यूज एंड प्रैक्टिस रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली। ये स्किल्स एक्चुअल में पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में मदद करती है, वाटर को कंजर्व करने के लिए हेल्प करती है, एनर्जी सेव करने में हेल्प करती है और सपोर्ट करती है ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सिंपल अगर मैं बात करूं, ये जो ग्रीन प्रैक्टिसेस है ये एक्चुअल में आपको बताती है कि आप लोग को क्लॉथ बैग्स को यूज करना चाहिए, पॉलिथीन को नहीं, पेपर के यूज को कम से कम करना चाहिए, पानी को बचाने पे ध्यान देना चाहिए, प्लांट्स को सेव करना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो उनको आप इको फ्रेंडली यूज करो, ये समझाने का काम करते हैं। ग्रीन जॉब्स और उनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ग्रीन जॉब्स क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। अब ग्रीन जॉब्स होती क्या है बेसिकली, इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। ये वो जॉब्स होती है दोस्तों जो एक्चुअल में एनवायरमेंट को सेव करने में ध्यान देते हैं, पॉल्यूशन को कम करने में फोकस करते हैं और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। वही चीज आप लोग को लिखी हुई, ग्रीन जॉब्स आर यूजुअली द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दैट प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड इंप्रूव द एनवायरमेंटल क्वालिटीज। दीज जॉब्स सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो एनर्जी एफिशिएंसी पे लोग ध्यान देते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा बढ़े और ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सके। वेस्ट कंट्रोल पे लोग फोकस करते हैं जिससे कि एनवायरमेंट डैमेज ना हो और इकोसिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट रहे। न्यू एम्प्लॉयमेंट ये लोग जनरेट करते हैं जिसके थ्रू न्यू मॉडर्न इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। मेजर सेक्टर जो कि ग्रीन जॉब्स में वर्क कर रहे हैं दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है एग्रीकल्चर, जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में हार्मफुल केमिकल यूज नहीं करती है, जिसके थ्रू फूड प्रोडक्शन सही तरीके से हो पाता है विदाउट केमिकल वाला। नेक्स्ट होता है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिकल व्हीकल को यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू उन व्हीकल के जो एक्चुअल में पेट्रोल और डीजल के बदौलत चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमें ऐसे स्मार्ट डिसीजंस लेना चाहिए जिससे कि कम से कम एनर्जी और वाटर का यूज हो। सोलार एंड विंड एनर्जी, सोलार पैनल का इंस्टॉलेशन आज के टाइम में हर एक घर में होना चाहिए जिससे कि एनर्जी सेव भी हो पाएगी और आप लोग को ये क्लीन एनर्जी मिल पाएगी डायरेक्टली सन से, जिसके लिए किसी भी तरीके से एनवायरमेंट में इसका इंपैक्ट नहीं होगा। वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है जिससे कि आप लोग नेचुरल जो रिसोर्सेस है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको बेटर कर पाओ। और अगला है दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट, जितना भी ई वेस्ट है उसको आपको कम से कम करना है। जो वेस्ट आ रहा है उसको आप लोग को रिसाइकल करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अगर रिसाइकल नहीं किया जाएगा तो एनवायरमेंट के लिए हजार्डस हो सकता है। ग्रीन जॉब्स जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप लोग को देखने को मिलती हैं, जो एक्चुअल में क्लीन टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस करने में फोकस करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको समझाया एग्रीकल्चर, जिसमें आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं करना है, जिससे कि सॉइल प्रोटेक्टेड रहेगी, हेल्दी रहेगी और बायोडायवर्सिटी हमारी बेटर रहेगी फ्यूचर जनरेशन के लिए। कंस्ट्रक्शन के दौरान पे हमें एनर्जी को सेव करना है और वाटर को सेव करना है, इसके लिए हम लोग इको फ्रेंडली मटेरियल यूज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का हो, जिससे कि बायोफ्यूल यहाँ पे ज्यादा यूज ना हो, पॉल्यूशन ज्यादा ना हो, ग्रीन हाउस एमिशन को कट डाउन कर सके। वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो हर एक ई वेस्ट कंट्रोल को हम लोग को यहाँ पे रिसाइकल करना है। नॉर्मल जो वेस्ट हमारा प्रोडक्ट आज के टाइम में घरों से निकलता है उसको भी रिसाइकल करना है, या हम चाहे तो उसको यूज करके एक नया मटेरियल बना सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे। क्या इंपॉर्टेंस होती है ग्रीन इकोनॉमी फॉर फ्यूचर के लिए? तो ग्रीन इकोनॉमी एक्चुअल में फोकस करती है ऑन द लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए, जिससे कि क्लाइमेट सेफ रहे। इसका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि लिमिटेड से लिमिटेड एमिशन आप लोग को देखने को मिले, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो एमिशन हो रहा है ऑल ओवर द सेक्टर वो कम हो पाए। मिनिमाइज ई वेस्ट प्रोडक्ट आप लोग को देखने को मिले। हमें बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है और क्लाइमेट एडेप्टेशन पे हमें ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों यहां से होता है आप लोग का यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट। तो यहां से आप लोग का एंटायर पोर्शन हो चुका है कंप्लीट। 40 मार्क्स का मैंने आप लोग को स्टार्टिंग के पहले योगा के पोर्शन करा दिया, 10 मार्क्स की आप लोग की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कवर करा दिया। ऐसे करके 50 मार्क्स का आपका ये योगा कंप्लीट पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। अगर आपको इसको नोट्स डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर लेना। बाकी बेस्ट विशेस आप सभी लोगों के लिए। मैं जानता हूं लास्ट मोमेंट में आप लोग के लिए योगा का पोर्शन लेकर आया, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, बट यार कहीं ना कहीं ये वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल जरूर रहे होंगे। अगर आपके दोस्तों को वीडियोस नहीं मिल पाए तो आप ये वीडियो को उनको भी शेयर कर दो, जिससे कि हेल्प हो जाए, क्योंकि अभी शेयरिंग इज केयरिंग वाली बात है भाई। अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए सबकी हेल्प करो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो अपने बोर्ड्स एग्जाम में। बाकी किसी भी टाइप का अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर पाऊं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट विशेस योगा चैप्टर के लिए और आने वाले सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा।